ड्रामा की स्टार्टिंग में शिये परिवार के लोग जियो को नकली बेटी कहते हुए घर से निकल जाने को कहते हैं। शिये वेनबिन साफ कर देता है कि अब उसका नाम शिये जियो नहीं बल्कि बाई जियो है। वो उसकी बहन नहीं है क्योंकि उनकी असली बहन शिये छिंग्याओ उनके पास वापस आ चुकी है। इसी पल जियो को एहसास होता है कि वो मरने के बाद पूरे 10 साल पीछे लौट आई है। ये वही दिन है जब सभी को पता चला था कि वो शिये परिवार की असली बेटी नहीं है। छिंग्याओ मासूम बनने का नाटक करते हुए अपने पिता से पूछती है कि क्या जियो गरीब बाई परिवार में वापस नहीं जाना चाहती। वो कहती है कि जियो ने हमेशा अमीरों वाली जिंदगी देखी है, इसलिए शायद वो बाई परिवार की गरीबी सह नहीं पाएगी। ये परिवार के लोग छिंग्याओ को बहुत नेक बताते हुए कहते हैं कि जियो ने उसकी जगह पर 10 साल से ज्यादा ऐश की है, इसलिए अब उसे परेशानी उठानी ही चाहिए। मगर छिंग्याओ मन ही मन कुछ और सोच रही होती है। पिछली जिंदगी में उसके पिता उसे गुस्सैल औरत कहते थे, इसलिए इस बार वो एक समझदार और अच्छी बेटी बनने का नाटक करेगी। उसका असली मकसद शिये ग्रुप की वारिस बनना है। छिंग्याओ का बदला हुआ व्यवहार देखकर जियो समझ जाती है कि शायद वो भी दोबारा जन्म लेकर लौटी है। जियो को अपनी पिछली जिंदगी याद आती है, जब उसने शिये परिवार की हमदर्दी पाने के लिए हर तरह से उन्हें खुश करने की कोशिश की थी। वो उनके साथ रही, उनके काम आई और उनके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, मगर बदले में उसे सिर्फ इस्तेमाल किया गया। अब जियो फैसला करती है कि इस बार वो कमजोर नहीं बनेगी। उसे ऐसे मतलबी और बेरहम परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना। तभी उसे बताया जाता है कि उसके असली माता पिता बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं। जियो बिना कोई बहाना बनाए उनके पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर बाई छिमिंग और उनकी पत्नी अपनी बेटी का इंतजार कर रहे होते हैं। दोनों को डर है कि अमीर परिवार में पली उनकी बेटी कहीं उनकी गरीबी देखकर उनसे नफरत न करने लगे। बाई छिमिंग अपनी पत्नी को समझाते हैं कि जियो उनकी इकलौती बेटी है। भले ही उनके पास ज्यादा पैसा न हो, लेकिन वे उसे कभी भूखा नहीं रहने देंगे। कुछ देर बाद जियो बाहर आती है। अपने असली माता पिता को देखते ही वो भावुक हो जाती है। पिछली जिंदगी में जब उसने उन्हें देखा था, तब तक वे इससे भी ज्यादा बूढ़े और थके हुए हो चुके थे। बाई छिमिंग घबराते हुए उससे बात शुरू करना चाहते हैं, मगर जियो उन्हें कुछ कहने का मौका दिए बिना सीधे पापा और मम्मी बुलाती है। अपनी बेटी के मुंह से ये शब्द सुनकर दोनों की आंखें भर आती हैं। वे यकीन नहीं कर पा रहे होते कि उनकी बेटी ने उन्हें इतनी जल्दी अपना लिया। पीछे खड़े शिये परिवार के लोग अब भी जियो का मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि बाई परिवार में 8 बेटे हैं और देखना, ये गरीब माता पिता एक दिन दहेज के पैसों के लिए जियो की शादी कहीं भी कर देंगे। जियो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। वो अपने माता पिता को उठाकर कहती है कि अब वे अपने घर चलेंगे। जाते हुए वो मन में सोचती है कि इन लोगों को अभी नहीं मालूम कि उसके 8 भाई आने वाले कुछ सालों में कितने कामयाब बनेंगे। शिये परिवार जिस घर को गरीब और बेकार समझ रहा है, वही घर बाद में बड़े बड़े लोगों का परिवार बनेगा। बाई परिवार के छोटे से घर में पहुंचते ही जियो के माता पिता उसका बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। वे उसे अंदर बुलाते हैं और समझाते हैं कि उसके 8 भाई पढ़ाई में अच्छे हैं। वे उसे विश्वास दिलाते हैं कि परिवार की हालत चाहे जैसी हो, उसके भाई उसकी पढ़ाई या जिंदगी के रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। दोनों जियो को 8 भाइयों की तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे बड़े भाई एक छोटे पद पर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। दूसरे और तीसरे भाई इस साल अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने वाले हैं। चौथा भाई घर से दूर रहकर काम करता है। पांचवा और छठा भाई जुड़वा है और दोनों इसी साल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाले हैं। सातवां भाई जियो से केवल 1 साल बड़ा है, जबकि 8वां भाई बाई यानझो उसका जुड़वा भाई है। अपने भाइयों की तस्वीरें देखते हुए जियो को पिछली जिंदगी की सारी बातें याद आती हैं। सिर्फ 3 साल बाद ये 8 भाई अपने अपने काम में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। बाई परिवार हमेशा अपनी असली ताकत को दुनिया से छिपा कर रखता है। पिछली जिंदगी में अगर जियो न्यू ईयर पर उनसे मिलने नहीं गई होती, तो उसे कभी पता ही नहीं चलता कि जिन 8 कामयाब लोगों की अलग अलग जगह चर्चा होती थी, वे असल में एक ही परिवार के बेटे हैं। अभी ये घर छोटा है, सामान साधारण है और परिवार को हर पैसे का हिसाब रखना पड़ता है, मगर जियो जानती है कि इन तस्वीरों में दिखने वाले उसके भाई मामूली लोग नहीं हैं। कुछ देर बाद बाई माँ सबको खाना खाने के लिए बुलाती हैं। तभी जियो की मुलाकात अपने जुड़वा भाई बाई यानझो से होती है। माँ बताती है कि यही उसका 8वां भाई है। जियो प्यार से उसे नमस्ते करती है। यानझो ज्यादा बात नहीं करता और हाथ धोकर खाना खाने बैठ जाता है। जियो को पहली नजर में लगता है कि उसका जुड़वा भाई शांत है और उससे आसानी से घुल मिल जाएगा, मगर तभी वो हाथ पहुँचने के लिए टिश्यू का एक पैकेट उठा लेती है। 7वां भाई उसे देखकर नाराज हो जाता है और पूछता है कि उसे उस पैकेट को इस्तेमाल करने की इजाजत किसने दी। असल में उन टिश्यूज की कीमत परिवार के लिए काफी ज्यादा है और उन्हें खास तौर पर पिता के लिए रखा गया है, जिनका हाल ही में हेमोरॉइड का ऑपरेशन हुआ है।
सातवां भाई साफ कहता है कि बाई परिवार के पास किसी प्रिंसेस की तरह रहने वाली लड़की को पालने के पैसे नहीं है। जियू थोड़ा असहज हो जाती है, लेकिन यान झो तुरंत उसका साथ देता है। वो कहता है कि उनकी छोटी बहन अपनी जरूरत की चीज इस्तेमाल कर सकती है। सातवां भाई फिर भी टिश्यूज बर्बाद न करने को कहता है। मजाक में वो यहाँ तक बोल देता है कि इस्तेमाल किए हुए टिश्यूज फेंकने के बजाय धूप में सुखाकर पापा दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। यान झो जियू को हाथ पहुँचने के लिए दूसरी चीज देता है। जियू कहती है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है और सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। बाई छिमिंग अपनी बेटी की प्लेट में सब्जी रखते हैं। जियो हैरान होकर पूछती है कि क्या वो सच में उसके लिए खाना परोस रहे हैं। माता पिता को लगता है कि शायद खाना उसे पसंद नहीं आया। उसकी माँ तुरंत बाहर से खाना मंगवाने तक के लिए तैयार हो जाती हैं। जियो उन्हें रोक कर कहती है कि घर का खाना बिल्कुल ठीक है। परिवार के लोग याद करते हैं कि छिंग्याओ हमेशा उनके खाने की शिकायत करती थी, जबकि जियो बिल्कुल अलग है। सब एक दूसरे को खाना देते हुए खुशी से साथ बैठते हैं। इस साधारण से खाने के बीच जियो को पहली बार महसूस होता है कि असली फैमिली के साथ बैठने का एहसास कैसा होता है। उधर शिये परिवार में छिंग्याओ को वो कमरा दिखाया जाता है जिसमें जियो पिछले 18 सालों से रहती आई थी। कमरे की हालत देखकर छिंग्याओ के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो सोचती है कि जियो ने उसकी जगह पर 18 साल बिताए थे और अब आखिरकार वो जगह उसे वापस मिल गई है, मगर ये कमरा तो रहने लायक भी नहीं लगता। ये माँ उससे कहती है कि उसके अचानक लौटने की वजह से वे तैयारी नहीं कर पाई। अभी उसे इसी कमरे में काम चलाना होगा। छिंग्याओ खुद को समझाती है कि यह कमरा चाहे जैसा हो, फिर भी बाई परिवार के घर में 8 भाइयों के साथ जगह बांटने से अच्छा है। वो अपनी माँ से कुछ कहना चाहती है, लेकिन शिये माँ उसकी बात सुने बिना अपने कपड़े उसके हाथ में थमा देती हैं। वे कहती हैं कि इन कपड़ों को धो दो क्योंकि उन्हें अगले दिन पहनना है। छिंग्याओ कपड़ों को देखकर दंग रह जाती है। वो तो ये सोचकर लौटी थी कि अब शिये परिवार की असली बेटी बनकर आराम से रहेगी, लेकिन यहाँ आते ही उसे कपड़े धोने का काम दे दिया गया। वो मन में सोचती है कि जब वो इस घर की यंग लेडी है तो उसे ऐसे काम क्यों करने पड़ रहे हैं। अगले दिन स्कूल जाते समय छिंग्याओ जियो का मजाक उड़ाती है। वो पूछती है कि अमीर घर की बेटी से अचानक गरीब परिवार की लड़की बनने का एहसास कैसा है। उसे लगता है कि बाइसिकल की सख्त सीट पर बैठकर जियो की हड्डियां तक दुख रही होंगी। छिंग्याओ कहती है कि उसने बाई परिवार के घर में जितनी तकलीफ उठाई थी, अब जियो को भी वही सब झेलना पड़ेगा। मगर कुछ ही देर में उसकी नज़र बाइसिकल की सीट पर लगे मुलायम कुशन पर पड़ती है। वो हैरान होकर पूछती है कि जियो के लिए ये कुशन किसने लगाया। यान झो बताता है कि उसने खुद लगाया है। छिंग्याओ तुरंत नाराज हो जाती है। वो कहती है कि उसने यान झो से कई बार अपने लिए कुशन लगाने को कहा था, लेकिन उसने कभी उसकी बात नहीं मानी। अब जियो के आते ही उसने ये काम कैसे कर दिया। यान झो बिना घुमाए साफ बोल देता है कि छिंग्याओ इसके लायक नहीं थी। वो जियो को स्कूल के पास उतारकर जल्दी क्लास में जाने को कहता है। जियो उसे बाय बोलकर अंदर चली जाती है, जबकि छिंग्याओ वहीं खड़ी अपने जुड़वा भाई के बदले हुए व्यवहार को देखती रह जाती है। स्कूल कैफेटेरिया में छिंग्याओ फिर जियो के पास आती है और पूछती है कि उसका फियांसे अब तक उसे ढूंढते हुए क्यों नहीं आया। जियो शांति से कहती है कि वो लड़का शिये परिवार की वारिस का फियांसे था, उसका नहीं। अब जब छिंग्याओ असली बेटी है तो वो रिश्ता भी उसी का होना चाहिए। छिंग्याओ मन में सोचती है कि पिछली जिंदगी में जियो शिये ग्रुप की वारिस बन पाई थी तो उसमें मू गुआनलिन की मदद का बड़ा हाथ था। इस बार वो पहले ही गुआनलिन को अपने करीब कर लेगी और मू परिवार में शादी करके जियो का रास्ता बंद कर देगी। तभी शिये वेनबिन अपने दोस्तों के साथ जियो को देखता है। उसके दोस्त पूछते हैं कि पहले उसकी बहन रोज उसके लिए खाना लेकर आती थी, आज क्यों नहीं लाई। वेनबिन अपने दोस्तों के सामने रौब दिखाने के लिए जियो को बुलाता है और पैसे देकर कहता है कि उसके लिए खाना ले आए। जो पैसे बचेंगे उन्हें वो अपने पास रख सकती है। जियो पैसे लेने के बजाय उसे वहाँ से दफा होने को कहती है। वेनबिन गुस्से में बोलता है कि अगर वो शिये परिवार के सामने ठीक से पेश आएगी तभी वो अपनी माँ को समझाकर उसका मैरिज अलायंस मू परिवार से करवा पाएगा। उसके दोस्त वेनबिन का मजाक उड़ाते हैं कि उसकी बहन ही उसे कोई भाव नहीं दे रही। वेनबिन कहता है कि जियो उसकी बहन नहीं बल्कि शिये परिवार के हाथों पाला गया एक कुत्ता है। छिंग्याओ दिखावे के लिए जियो को दूसरा खाना लाकर देने की बात करती है, मगर जियो मना कर देती है। जियो साफ कहती है कि वो मू परिवार में शादी करने के लिए दोबारा शिये परिवार की खुशामद नहीं करेगी। वो वेनबिन को याद दिलाती है कि अब वो उसका भाई भी नहीं है, इसलिए उसे उसकी इज्जत बचाने की कोई ज़रूरत नहीं। वेनबिन लगातार शोर करता है तो जियो उसके ऊपर खाना फेंक देती है। वो इतना गुस्सा हो जाता है कि जियो को सबक सिखाने बढ़ता है, लेकिन तभी मूशुन बीच में आ जाता है। मूशुन के आते ही वेनबिन का तेवर बदल जाता है। वेनबिन की हालत देखकर छिंग्याओ जियो पर गुंडों का सहारा लेने का आरोप लगाती है। मूशुन उसे चुप करवा देता है और वेनबिन से गंदगी साफ करने के लिए कहता है। वेनबिन का दोस्त पूछता
है कि वो मू परिवार के एक नाजायज बेटे से इतना डर क्यों रहा है। वैनबिन उसे समझाता है कि मू शुन वही पोता है जिसे ओल्ड मास्टर म्यू सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ये सुनकर जियो को पिछली जिंदगी याद आती है। उस वक्त मू गुआनलिन ने मू ग्रुप संभाला था, लेकिन जब जियो की मौत हुई थी तब मू शुन बहुत घबराया हुआ दिखाई दिया था। जियो इन बातों में खोई होती है, तभी मू शुन अपने खाने का हिस्सा उसकी तरफ बढ़ाकर कहता है कि उसने ज्यादा राइस ले लिया है, इसलिए वो थोड़ा खा ले। जियो उसका शुक्रिया कहकर खाना स्वीकार कर लेती है। कैफेटेरिया वाली बात खत्म भी नहीं होती कि एक टीचर जियो को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुला लेती है। वहाँ दोनों परिवार पहले से मौजूद होते हैं। प्रिंसिपल कहता है कि जियो ने स्कूल के रूल्स तोड़े हैं। बाई माता पिता तुरंत अपनी बेटी का साथ देते हैं। उनका कहना है कि जियो हमेशा समझदारी से पेश आती है, इसलिए जरूर किसी ने उसे पहले परेशान किया होगा। शिए वैनबिन अपना जला हुआ शरीर दिखाकर कहता है कि सबको उसकी हालत नजर आ रही है। चिंग्याओ जियो को दोष देते हुए कहती है कि अगर वो बाई परिवार में भेजे जाने से नाराज है तो भी उसे अपने भाई पर खाना नहीं फेंकना चाहिए था। वो दिखावा करती है कि जियो गरीब परिवार में लौटते ही पूरी तरह बदल गई है। जियो कहती है कि वैनबिन ने पहले उसे खाना खाते समय परेशान किया था। वो अपने पुराने पिता को मिस्टर सीए बुलाती है। शिए माँ इस बात पर नाराज होकर पूछती हैं कि वो अपने पिता को इस तरह कैसे बुला सकती है। वैनबिन अपनी माँ से कहता है कि उन्होंने एक एहसान न मानने वाली लड़की को पाला है। शिए परिवार प्रिंसिपल से कहता है कि जियो का एडमिशन उनके पैसों और सरनेम की वजह से हुआ था। अब जब वो शिए परिवार की बेटी नहीं है तो उसे स्कूल से निकाल देना चाहिए। बाई माता पिता घबरा जाते हैं। वे कहते हैं कि जियो की फीस का इंतजाम वे खुद करेंगे। साल की 1 लाख फीस सुनकर भी बाई छिमिंग पीछे नहीं हटते। वो कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो अपना घर और जमीन बेच देंगे, मगर बेटी की पढ़ाई नहीं रुकने देंगे। चिंग्याओ अपने पुराने स्कूल का नाम लेकर कहती है कि जियो वहाँ ट्रांसफर हो सकती है। शिए परिवार ये भी कह देता है कि ये ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ केवल पैसे देकर कोई भी पढ़ सके। शिए सरनेम और उनके सपोर्ट के बिना जियो यहाँ पढ़ने के लायक नहीं है। बाई माँ पूछती हैं कि इतने साल तक जियो को पालने के बाद ये लोग उसके साथ इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं। जवाब मिलता है कि जियो शिए परिवार की असली बेटी नहीं है, इसलिए उसे दी गई हर चीज वापस ले ली जाएगी। जियो अपने माता पिता को और झुकते नहीं देखना चाहती। वो खुद कह देती है कि उसे स्कूल में पढ़ना ही नहीं है और बाई परिवार के साथ वहाँ से चली जाती है। घर लौटने के बाद बाई माता पिता जियो को समझाते हैं कि पढ़ाई छोड़ना सही नहीं होगा। वे बताते हैं कि उन्होंने कुछ पैसे जुटा लिए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो वे शिए परिवार के सामने जाकर जियो के लिए बात भी करेंगे। जियो को पता चलता है कि पिता ने फैक्ट्री से एडवांस सैलरी ली है और घर की पासबुक के पैसे भी निकाल लिए हैं। इसके बाद भी फीस के लिए 60,000 कम पड़ रहे हैं। सातवां भाई इसका विरोध करता है क्योंकि घर की बची हुई रकम यान झोउ की पढ़ाई के लिए रखी गई थी। यान झोउ तुरंत कहता है कि वो स्कूल से ब्रेक लेकर काम करेगा। छोटी बहन के ग्रेजुएट होने के बाद वो दोबारा पढ़ाई शुरू कर सकता है। सातवां भाई उसे रोकते हुए कहता है कि यान झोउ के ग्रेड्स अच्छे हैं, अगर किसी को पढ़ाई रोकनी है तो वो खुद रोकेगा, क्योंकि वो वैसे भी दिन भर गेम्स खेलता है और क्लास में ध्यान नहीं देता। माता पिता दोनों को डांटकर पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। उनका कहना है कि बच्चों को अपना स्कूल नहीं छोड़ना है, पैसों का रास्ता वे खुद निकालेंगे, मगर घर में इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। कोई दूसरा स्कूल चुनने की बात होती है, मगर उसके सिलेबस और जियो के करंट सिलेबस में बहुत फर्क है। अगर वो ट्रांसफर हुई तो क्लासेस में पीछे रह सकती है। इसी बीच सातवां भाई अपनी तरफ से 3,000 रुपए देता है। उसने ये पैसे गेमिंग से कमाए थे। बाहर से वो जियो को लेकर नाराज दिखाई देता है, लेकिन जरूरत के समय अपनी सारी कमाई उसके सामने रख देता है। जियो को पिछली जिंदगी याद आती है, जब यान झोउ पार्ट टाइम काम करते हुए अपना हाथ तुड़वा बैठा था। इसी वजह से वो लगभग 30 साल की उम्र में मेडिकल स्कूल पहुंच पाया था। इस बार जियो उसे उस रास्ते पर नहीं जाने देगी। वो माता पिता और भाइयों से कहती है कि उसकी ट्यूशन की टेंशन न लें। वो फीस के साथ अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी खुद संभाल सकती है। अगले दिन स्कूल में खबर फैल जाती है कि प्रिंसिपल ने एक टॉप स्टूडेंट को स्पेशल एडमिशन दिया है। उस स्टूडेंट की पूरी ट्यूशन माफ है और स्कूल हर साल 1 लाख रुपए लिविंग एक्सपेंसेस के लिए भी देगा। जियो को कैंपस में देखकर चिंग्याओ चिढ़ जाती है। वो कहती है कि स्कूल से निकाले जाने के बाद भी यहाँ आने में उसे शर्म नहीं आती। जियो जवाब देती है कि मिस सी पैसे देकर स्कूल में आई है और एग्जाम्स में लास्ट पोजीशन पर रहती है। जब चिंग्याओ को यहाँ रहने में शर्म नहीं आती तो उसे क्यों आएगी। जियो उसे साफ कहती है कि अब वो उसके सामने झुकने के लिए मजबूर नहीं है, इसलिए आगे से उसे परेशान न करे। चिंग्याओ गुस्से में कहती है कि वो अपने माता पिता से जियो को सबक सिखवाएगी। क्लास में टीचर सभी स्टूडेंट से जियो की पुरानी सीट खाली करवाती है, क्योंकि स्पेशल एडमिशन से आई नई स्टूडेंट वहीं बैठेगी।
छिंगयाओ अकेले बैठने की जिद करती है, मगर टीचर उसकी बात नहीं मानती। पूरी क्लास तालियां बजाकर नए स्टूडेंट का स्वागत करती है। अंदर आने वाली लड़की कोई और नहीं, खुद झियू होती है। वो सबके सामने अपना नाम बाई झियू बताती है और कहती है कि उसे उनके साथ पढ़कर खुशी होगी। टीचर साफ करती है कि जिस लड़की को स्कूल से निकाला गया था उसका नाम शिए झियू था। ये बाई झियू है जिसे उसके शानदार रिजल्ट्स की वजह से फ्री एडमिशन और 1 लाख का स्टाइपेंड मिला है। शिए परिवार ये देखकर हैरान रह जाता है। प्रिंसिपल मिस्टर सी से कहता है कि भले ही झियू उनकी बायोलॉजिकल डॉटर न हो, मगर उन्होंने उसे इतने साल पाला है। उनके सभी बच्चों में झियू सबसे ज्यादा कैपेबल है। गोद ली हुई बेटी भी बेटी होती है, इसलिए उसे घर से निकालने की क्या जरूरत थी। मिस्टर सी कोई जवाब नहीं दे पाता, जबकि छिंगयाओ अपने पिता की तरफ देखती रहती है। स्कूल से बाहर निकलते समय माहौल थोड़ा ऑकवर्ड होता है। मोशन झियू के पास आकर पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। वो उसे राइड देने की पेशकश करता है। झियू बताती है कि उसने पहले ही कैब बुला ली है। मोशन कहता है कि इस समय टैक्सी मिलना आसान नहीं है। वो एक गाड़ी रुकवाकर ड्राइवर से झियू को डाउनटाउन मॉल ले जाने के लिए कहता है और फेयर खुद देने की बात करता है। झियू उसकी मदद स्वीकार करके गाड़ी में बैठ जाती है। उधर शिए घर पहुंचते ही मिस्टर सी छिंगयाओ को घुटनों पर बैठने के लिए कहते हैं। वो गुस्से में पूछते हैं कि घर लौटे उसे कुछ ही दिन हुए हैं और उसने कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर दी। छिंगयाओ खुद को बेगुनाह बताते हुए सोचती है कि इस बार वापस आने के बाद उसने अभी तक कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी उसके पिता उस पर भरोसा क्यों नहीं करते। मिस्टर सी बताते हैं कि मू परिवार ने कंपनी में कॉल किया था। मू गुआनलिन छिंगयाओ से एंगेजमेंट खत्म करना चाहता है और उसकी जिद है कि वो केवल बाई झियू से शादी करेगा। छिंगयाओ को झटका लगता है। वो कहती है कि वो शिए परिवार की असली बेटी है, इसलिए एंगेजमेंट उसकी होनी चाहिए, मगर उसके पिता कह देते हैं कि वो हर मामले में झियू से पीछे है। ये सुनकर छिंगयाओ नाराज होकर पूछती है कि हर बार उसकी तुलना झियू से क्यों की जाती है। परिवार समझाता है कि गुआनलिन और झियू बचपन से साथ बड़े हुए हैं। शायद वो अचानक छिंगयाओ को उसकी जगह स्वीकार नहीं कर पा रहा, मगर बात सिर्फ रिश्ते तक नहीं रुकी। गुआनलिन ने कह दिया है कि अगर उसकी शादी झियू से नहीं हुई तो वो अगले साल की इन्वेस्टमेंट रोक देगा। ये सुनते ही परिवार घबरा जाता है, क्योंकि शियानहाई बे प्रोजेक्ट पर कंपनी 1 साल से ज्यादा समय से काम कर रही है। अब बस आखिरी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इस प्रोजेक्ट में शिए परिवार ने अपने कुल पैसों का लगभग 80% लगा दिया है। इन्वेस्टमेंट रुकने पर कंपनी सीधे बैंक्रप्सी की तरफ चली जाएगी। शिए माँ कहती है कि अगर गुआनलिन झियू से ही शादी करना चाहता है तो झियू को वापस घर ले आना चाहिए। एक और लड़की का खर्च उठाना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। आखिर गोद ली हुई बेटी भी बेटी होती है। जो परिवार कुछ समय पहले झियू को बोझ समझकर निकाल चुका था, वही अब कंपनी बचाने के लिए उसे अपनी बेटी मानने को तैयार हो जाता है। मिस्टर सियाय तुरंत झियू को वापस लाने के लिए कह देते हैं। मोशन झियू को उसके घर के पास छोड़ता है। बाहर खड़ा बाई परिवार का एक सदस्य पूछता है कि ये लड़का कौन है। झियू कोई जवाब दे उससे पहले मोशन खुद को मोटरसाइकिल ड्राइवर बता देता है। वो मजाक में अच्छी रेटिंग देने के लिए कहता है और झियू को घर के अंदर जाने का इशारा करता है। झियू समझ जाती है कि वो उसके परिवार के सामने बात को बढ़ाना नहीं चाहता। इसके बाद झियू घर के अंदर चली जाती है और मोशन वहां से निकल जाता है। घर में सभी झियू के लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ भाइयों को लगता है कि शायद वो भी छिंगयाओ की तरह गरीबी से नफरत करने वाली निकलेगी। तभी झियू अंदर आ जाती है। परिवार पूछता है कि स्कूल में उसका दिन कैसा रहा और क्या शिए परिवार ने उसे परेशान किया। झियू मजाक में कहती है कि दिन ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि वो पैसे गिनने में बहुत बिजी थी। वो स्कूल से मिले पैसे सबके सामने रख देती है। माता पिता हैरानी से पूछते हैं कि इतनी बड़ी सब्सिडी उसे कैसे मिली। झियू बताती है कि उसने अपने एग्जाम रिजल्ट्स के बदले ये रकम हासिल की है, यानी ट्यूशन और लिविंग एक्सपेंसेस का पूरा इंतजाम हो चुका है। पिता मजाक में कहते हैं कि जब झियू सब संभाल सकती थी तो वे घर में इस बात पर क्यों लड़ रहे थे कि कौन अपनी पढ़ाई छोड़ेगा। झियू अपने माता पिता को गिफ्ट्स देती है। पिछली बार खाली हाथ आने की वजह से उसने इस बार दोनों के लिए चीजें खरीदी हैं। माता पिता कीमत पूछते हैं तो वो कैजुअली कह देती है कि केवल 30,000 लगे। दोनों तुरंत सामान वापस करने के लिए कहते हैं। उनके लिए 30,000 बहुत बड़ी रकम है। झियू 7वें भाई को भी उसके दिए पैसे लौटाना चाहती है, मगर वो कहता है कि उसके पैसों का क्या करना है, ये झियू तय कर सकती है। झियू उसे समझाती है कि अब गेमिंग भी करियर बन सकती है। हो सकता है 7वां भाई एक दिन इसी फील्ड में बड़ा नाम बनाए। उसे लगता है कि झियू शायद जानबूझकर उसका दिल जीत रही है, मगर उसकी बात वही है जो वो खुद अंदर से करना चाहता था। माता पिता झियू के पैसे लेने से साफ मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि ये पैसा उसका है और वो अपनी मर्जी से खर्च करे। उनका परिवार शिए परिवार जितना अमीर नहीं है, लेकिन असली परिवार होने के नाते वे बेटी को खाली नहीं करेंगे।
तभी शिए माँ छिंग्याओ के साथ वहाँ पहुँच जाती हैं। वो प्यार से जियो को वापस घर चलने के लिए कहती हैं, मगर बाई भाई तुरंत पूछते हैं कि उनकी बहन को शिए घर वापस क्यों जाना चाहिए। छिंग्याओ ये देखकर हैरान होती है कि जो भाई पहले उसके साथ ऐसे नहीं थे, वे जियो के आने के कुछ ही दिनों बाद उसे अपनी सगी बहन की तरह बचाने लगे हैं। जियो शिए माँ को इतने साल पालने के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन कहती है कि अब वो बाई परिवार का हिस्सा है। शिए माँ उसे समझाती है कि सिर्फ उनका परिवार उसे सबसे अच्छी लाइफ और रिसोर्सेज दे सकता है। जियो जवाब देती है कि शिए परिवार चीजें देना जानता है तो जरूरत पड़ने पर सब कुछ छीनना भी जानता है। उन्होंने उसे घर से निकाला, स्कूल छुड़वाने की कोशिश की और अब अचानक उसे लेने आ गए। जरूर उन्हें उससे फिर कोई काम है। शिए माँ दुखी होने का नाटक करते हुए कहती है कि वे उसके अच्छे के लिए सोच रही हैं। जियो कहती है कि ये बच्चों के लिए सोचने वाला प्यार नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए बच्चों को पूरी जिंदगी इस्तेमाल करना है। वो मिस्टर सी को मैसेज देने के लिए कहती है कि वो बाई परिवार में ज्यादा खुश है। बाई माँ भी साफ बोलती है कि उनकी बेटी को कोई परेशान न करे। शिए माँ जियो को डिसोबीडियंट कहती है, लेकिन जियो याद दिलाती है कि उसे सवाल करने का हक नहीं है, क्योंकि सबसे पहले शिए परिवार ने ही उसे छोड़ा था। अब शिए माँ गलती मानने का नाटक करती हैं। वो कहती है कि जियो भी उनकी बेटी है और वे आज भी उससे प्यार करते हैं। जियो को पिछली जिंदगी के दो बिल्कुल अलग पल याद आते हैं। जब उसके बनाए प्रोजेक्ट से प्रॉफिट आता था, तब उसके पिता उसे कमाल की बेटी कहते थे, मगर प्रॉफिट कम होते ही वही लोग उसे बेकार समझकर डांटते थे। इसलिए वो समझ चुकी है कि ये प्यार नहीं, सिर्फ इस्तेमाल है। छिंग्याओ जियो से पूछती है कि क्या वो सच में अपने माता पिता से इतनी नफरत करती है। वो चाहती है कि जियो शिए परिवार में लौटकर देखे कि छिंग्याओ वहाँ बहुत अच्छी जिंदगी जी रही है। जियो कहती है कि अगर छिंग्याओ बाई परिवार में वापस आने के लिए तैयार हो जाए तो वो शिए घर लौटने के बारे में सोच सकती है। छिंग्याओ तुरंत मना कर देती है। वो सुझाव देती है कि दोनों शिए परिवार में रह सकती हैं, क्योंकि परिवार दोनों का खर्च उठा सकता है। जियो सीधे कह देती है कि छिंग्याओ उसे पसंद नहीं है। छिंग्याओ दुखी बनने की कोशिश करती है, मगर जियो पूछती है कि वो कितनी परेशान करने वाली है, क्या उसे खुद नहीं पता। आखिर छिंग्याओ असली बात पर आती है। वो बताती है कि मिस्टर सी ने कहा है, अगर जियो वापस नहीं आई तो बचपन से अब तक उस पर खर्च हुआ एक एक पैसा लौटाना होगा। जियो तुरंत 11 मिलियन की रकम सामने रखती है। वो कहती है कि 10 मिलियन अपने पालन पोषण के और बचा हुआ 1 मिलियन छिंग्याओ के बाई परिवार में हुए खर्च के लिए रख लें। ये परिवार फिर भी उसे मजबूर करने की कोशिश करता है। वे कहते हैं कि बाई परिवार पूरी जिंदगी में इतना पैसा नहीं लौटा पाएगा, इसलिए जियो को समझदारी दिखाकर वापस आ जाना चाहिए। बाई माँ छिंग्याओ को याद दिलाती है कि उन्होंने 18 साल तक उसे खाना, कपड़े और घर दिया था, फिर भी वो आज उन्हीं लोगों और उनकी बेटी को अपमानित कर रही है। छिंग्याओ उन्हें मम्मी कहती है, मगर बाई माँ साफ कह देती है कि उसकी माँ सामने खड़ी है। जियो कहती है कि वो सड़कों पर भीख मांगना पसंद करेगी, लेकिन शिए घर वापस नहीं जाएगी। 10 मिलियन का खर्च वो काम शुरू करने के बाद इंटरेस्ट समेत चुका देगी। इसके बाद वो शिए परिवार को अपने घर से निकल जाने को कहती है। ये परिवार के जाने के बाद भाइयों में जियो को लेकर बहस शुरू हो जाती है। एक भाई पूछता है कि वो शिए परिवार में वापस क्यों नहीं जाना चाहती। उसके हिसाब से वहाँ के रिसोर्सेज जियो के करियर के लिए बेहतर है। दूसरा भाई तुरंत बोलता है कि बाई परिवार जरूरी नहीं कि शिए परिवार से कमजोर हो। माता पिता भी जियो पर कोई प्रेशर नहीं डालते। वे कहते हैं कि अगर वो शिए घर लौटना चाहे तो उनके बारे में चिंता न करे, मगर अगर वो यहीं रहना चाहती है तो वे हर हाल में उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। जियो समझाती है कि शिए परिवार ने उसे पैसा और रिसोर्सेज जरूर दिए थे। वो उस हिस्से का कर्ज मानती है और उसे खुद चुकाएगी, मगर इस वजह से दोबारा उनके कंट्रोल में नहीं जाएगी। कुछ देर बाद मु गुआनलिन भी उससे मिलता है। उसे शिए परिवार की 10 मिलियन वाली डिमांड के बारे में पता चल चुका है। वो जियो को वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके हिसाब से यही उसके लिए अच्छा होगा। जियो उसे एक्स हस्बैंड कहकर पूछती है कि उसके फैसले से गुआनलिन का क्या लेना देना है। गुआनलिन उसके व्यवहार को देखकर कहता है कि उसे अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं है। जाते जाते वो जियो से कहता है कि जिस बाई परिवार को वो इतनी मेहनत से बचाना चाहती है, वो बहुत जल्द पूरी तरह बिखर जाएगा। गुआनलिन की बात के कुछ ही समय बाद कुछ आदमी बाई परिवार के किराए वाले घर में घुसकर सामान बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। परिवार उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर वे किसी की बात नहीं सुनते। एक आदमी बताता है कि उसने ये अपार्टमेंट खरीद लिया है और अब वो इसे रेंट पर नहीं देगा। बाई परिवार को उसी दिन घर खाली करना होगा। परिवार उसे याद दिलाता है कि उनका रेंटल कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। वो आदमी टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट, वापस किया गया रेंट और पेनल्टी के पैसे दिखाता है। बाई माता पिता उससे कुछ दिन मांगते हैं ताकि दूसरा घर ढूंढ सके, मगर वो एक दिन की मोहलत देने को भी तैयार नहीं होता। वो कहता है कि घर में रहने का सिर्फ एक रास्ता है,
बाई जियो को शीये परिवार में वापस भेज दो। इससे साफ हो जाता है कि मकान खरीदने और उन्हें निकालने के पीछे शीये परिवार का हाथ है। बाई चिमिंग उस आदमी को कहते हैं कि जियो उनकी सगी बेटी है। वे उसे घर से निकालकर किसी और परिवार में रहने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। वो घर छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। आदमी उनकी इज्जत से जाने की बात भी नहीं मानता और अपने लोगों को पूरा सामान बाहर फेंकने के लिए कहता है। बाई परिवार रात में सड़क पर अपने सामान के साथ खड़ा रह जाता है। जियो लौटकर पूछती है कि माता पिता इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं। एक भाई गुस्से में बता देता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। शीये परिवार के दबाव के कारण मकान मालिक ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। बाई माँ बताती है कि उन्हें पिता की हालत के हिसाब से कोई दूसरा सही घर नहीं मिला और आसपास के होटल्स भी भरे हुए हैं। जियो शीये परिवार से बात करने जाना चाहती है, मगर उसकी माँ उसे रोक लेती है। माँ रोते हुए माफी मांगती है कि उनके साथ रहने की वजह से जियो को ऐसी जिंदगी देखनी पड़ रही है। जियो उल्टा खुद को दोष देती है क्योंकि शीये परिवार उसके कारण इन सभी को परेशान कर रहा है। भाई चिमिंग भी कहते हैं कि गलती उनकी है क्योंकि वो अपने परिवार को एक घर तक नहीं दे पा रहे। जियो दोनों को संभाल कर कहती है कि उसके पास एक आइडिया है। अभी सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है जो शीये परिवार को नाराज करने से नहीं डरता। जियो सीधे मूशन के पास जाती है और पूछती है कि क्या वो अपना कोई घर उसे रेंट पर देने की हिम्मत करेगा। वो पहले ही बता देती है कि ऐसा करने से शीये परिवार नाराज हो सकता है। मूशन के लिए शीये परिवार कोई बड़ी बात नहीं है। जियो ज्यादा रेंट देने को तैयार होती है, मगर मूशन कहता है कि उसे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। बदले में जियो को उसकी पढ़ाई में ट्यूटरिंग कर जियो तुरंत डील मान लेती है। इसके बाद वो अपने माता पिता को मूशन का दिया हुआ घर दिखाती है। ये शहर के अमीर इलाके में बनी एक शानदार विला होती है। पूरा परिवार इसकी हालत देखकर हैरान रह जाता है। जियो बताती है कि साल का रेंट केवल 5,000 है और उसमें यूटिलिटीज व इंटरनेट भी शामिल है। सभी को शक होता है कि इतने महंगे इलाके की विला इतनी सस्ती क्यों है। मोशन कैजुअली कह देता है कि इस घर में 3 लोग मर चुके हैं। वो पूछता है कि क्या वे डर गए। परिवार कुछ पल सोचता है और फिर कहता है कि घोस्ट से ज्यादा डरावनी गरीबी होती है, इसलिए वे इसी घर में रहेंगे। उधर शीये घर में मिस्टर सिया चाय पीते हुए पूछते हैं कि बाई परिवार का क्या हुआ। उन्हें बताया जाता है कि उन लोगों को दूसरा घर मिल चुका है। मिस्टर शी गुस्से में पूछते हैं कि उनकी बात के खिलाफ जाकर किसने बाई परिवार को घर रेंट पर देने की हिम्मत की। पता चलता है कि वो घर मूशन का है। छिंगयाओ को समझ नहीं आता कि जियो ने इतनी जल्दी मू परिवार के आदमी से मदद कैसे लेगी। मिस्टर शाह उल्टा छिंगयाओ को डांटते हैं कि वो घर में पड़े पड़े सिर्फ खाती और सोती रहती है, किसी काम की नहीं है। छिंगयाओ के अंदर की जलन और बढ़ जाती है। वो सोचती है कि असली शीये बेटी वो है, फिर भी हर इंसान को सिर्फ जियो की खूबियां क्यों याद रहती हैं। अपनी वैल्यू साबित करने के लिए छिंगयाओ पिता को नया प्लान देती है। उसका कहना है कि बाई परिवार के रहने की जगह का इंतजाम हो गया है, तो अब उनकी इनकम बंद करवा देनी चाहिए। पैसे नहीं होंगे तो वे मूशन की विला का छोटा सा रेंट भी नहीं दे पाएंगे। छिंगयाओ के प्लान के बाद कुछ गुंडे बाई माँ के स्टॉल पे पहुंचकर सामान तोड़ना शुरू कर देते हैं। माँ उन्हें रोकते हुए कहती हैं कि ये चीजें मत तोड़ो, लेकिन वे जानबूझकर और ज्यादा नुकसान करते हैं। बाई माँ उनसे लड़ने की कोशिश करती हैं। एक आदमी उन्हें धक्का देकर रास्ते से हटाता है और बाकी लोगों से स्टॉल पूरी तरह तोड़ने को कहता है। इसी बीच जियो और सातवा भाई वहां पहुंच जाते हैं। माँ दोनों को देखकर घबरा जाती है और भागने के लिए कहती हैं, मगर जियो अकेले ही उन आदमियों का सामना करती है। हमलावरों को लगता है कि वे एक स्कूल गर्ल को आसानी से हरा देंगे, मगर जियो उन्हें बुरी तरह पीट देती है। उनमें से एक आदमी अपने बॉस से कहता है कि उसने इस लड़की को टीवी पर देखा है। ये कई सालों तक मार्शल आर्ट्स चैंपियन रह चुकी है। जियो को याद आता है कि शीये परिवार की परफेक्ट यंग लेडी बनने के लिए उसने म्यूजिक, चेस, कॉलीग्राफी, पेंटिंग और मार्शल आर्ट्स जैसी न जाने कितनी चीजें सीखी थी। हर स्किल में उससे सबसे अच्छा बनने की उम्मीद की जाती थी। लड़ाई खत्म होने के बाद परिवार उससे पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई। जियो आराम से कहती है कि उसकी जगह उन दोनों आदमियों से पूछना चाहिए जिन्हें अभी मार पड़ी है। वो ये देखकर भावुक भी होती है कि बाहर से नाराज दिखने वाला उसका भाई खतरे के समय फिर भी उसके परिवार को बचाने पहुंचा था। सभी घर लौटते हैं तो परिवार चोटों को छिपाने की कोशिश करता है। जियो किसी के चेहरे पर निशान देखकर पूछती है कि ये कैसे हुआ। जवाब मिलता है कि बस गिरने से थोड़ी चोट लग गई, कोई बड़ी बात नहीं है।
मगर जल्द ही जियो को असली बात पता चल जाती है। शिए परिवार ने उसकी माँ का स्टॉल तोड़वाने के साथ उसके पिता की नौकरी भी छुड़वा दी है। सातवां भाई गुस्से में पूछता है कि क्या शिए परिवार सच में इतना ताकतवर है कि वे किसी का काम और घर एक पल में छीन सकते हैं। परिवार नहीं चाहता कि घर के अंदर बाकी लोग परेशान हो, इसलिए वे बाहर जाकर पूरी बात करने का फैसला करते हैं। फैक्ट्री में बाई चीमिंग डायरेक्टर जांग से अपनी पिछले महीने की सैलरी मांग रहे होते हैं। वो कहते हैं कि नौकरी से निकालना है तो निकाल दें, लेकिन कम से कम उनकी मेहनत के पैसे दे दें। उनका पूरा परिवार इसी सैलरी पर निर्भर है। डायरेक्टर जांग उन पर बिना बताए छुट्टी लेने का आरोप लगाता है। बाई चीमिंग याद दिलाते हैं कि जिस दिन वे घर देखने गए थे, उन्होंने फोन पर छुट्टी मांगी थी और डायरेक्टर जांग ने परमिशन भी दी थी। वो आदमी अब सबूत मांगता है और बाई चीमिंग को वहां से निकल जाने को कहता है। साथ ही बोलता है कि अगर वो नहीं गए तो उनके पीछे कुत्ते छोड़ देगा। झियू अपने भाई के साथ कुछ दूरी से ये सब देख रही होती है। वो अपने पिता के लिए खड़ी होना चाहती है, मगर भाई उसे रोकता है। उसके मुताबिक पिता ने जानबूझकर बच्चों से बात छिपाई है। अगर वे अभी सामने गए तो उन्हें और बुरा महसूस होगा। बाई चीमिंग अपने पुराने साथियों के पास जाकर थोड़े पैसे मांगते हैं। न्यू ईयर पास है और घर चलाना है, लेकिन कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं होता। सभी बताते हैं कि डायरेक्टर जांग ने कह दिया है, जो बाई चीमिंग की मदद करेगा उसकी नौकरी भी चली जाएगी। हर वर्कर का अपना परिवार है, इसलिए सभी माफी मांगकर पीछे हट जाते हैं। आखिर बाई चीमिंग कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचकर पूछते हैं कि क्या वहां मजदूर की जरूरत है। अपने पढ़े लिखे पिता को ऐसी हालत में देखकर जियो को पिछली जिंदगी याद आती है। तब भी शिए परिवार की वजह से उसके पिता को भारी मेहनत वाला काम करना पड़ा था। वो खुद को इस हालत का जिम्मेदार मानती है, जबकि उसके भाई साफ कहते हैं कि असली गलती बेरहम शिए परिवार की है। एक भाई गुस्से में कहता है कि वो अभी शिए परिवार के पास जाकर जवाब मांगेगा। बाकी भाई भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जियो उन्हें रोककर समझाती है कि अभी उनके पास शिए परिवार को पूरी तरह हराने की ताकत नहीं है। बिना सोचे सीधे भिड़ना उनके लिए नया प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है, मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि वे चुप रहेंगे। जियो कहती है कि शिए परिवार को यह महसूस नहीं होने देना चाहिए कि बाई परिवार को जब चाहे दबाया जा सकता है। वो भाइयों को अपने साथ लेकर शिए घर जाने का फैसला करती है। शिए घर के गार्ड्स झियू और उसके भाई को अंदर जाने से रोकते हैं। छिंग्याओ भी उन्हें देखकर जल्दी बाहर निकलवाने को कहती है। झियू को सामने देखकर छिंग्याओ एक पल के लिए घबरा जाती है और मन में सोचती है कि ये अब तक जिंदा कैसे है। झियू भी उसकी तरफ देखते हुए सोचती है कि मरने लायक इंसान वो खुद नहीं, बल्कि छिंग्याओ जैसी लड़की है। तभी शिए माँ झियू को देखकर खुशी का नाटक करती हैं और कहती हैं कि वो आखिर घर वापस आ गई। मगर मिस्टर सी आते ही जियो को थप्पड़ मार देते हैं। वो उसे कमरे में जाकर अपनी गलती पर सोचने के लिए कहते हैं। जियो शांत होकर उन्हें मिस्टर सी बुलाती है और साफ कर देती है कि वो शिए परिवार में लौटने नहीं आई। वो अपने भाई की तरफ इशारा करके कहती है कि वे माता पिता के लिए इंसाफ मांगने आए हैं। मिस्टर सी पूछते हैं कि बाई परिवार ने उसे ऐसा क्या दे दिया है कि वो उनके लिए शिए परिवार के खिलाफ खड़ी हो गई। जियो जवाब देती है कि उसका सरनेम बाई है। जब मिस्टर सियाई कहते हैं कि उन्होंने उसे 10 साल से ज्यादा समय तक बेकार ही पाला, तो जियो उन्हें याद दिलाती है कि घर से निकालने वाले भी वही थे और स्कूल से निकलवाने वाले भी वही। वो कहती है कि अगर वे उसे जबरदस्ती वापस बुलाते रहे तो वो रिपोर्टर्स के सामने उन सभी कामों की लिस्ट रख देगी जो उसने इतने साल शिए परिवार के लिए किए हैं। जियो कहती है कि अगर वो हर साल फर्स्ट रैंक लाकर कॉम्पिटिशन्स नहीं जीतती तो लोगों को मिस्टर साई के घर में केवल एक बेकार बेटा और गुस्सैल बेटी दिखाई देते। उसकी अचीवमेंट्स की वजह से ही मिस्टर साई समाज में गर्व से सिर उठाते थे। शिए माँ कहती है कि पढ़ाई करना जियो की अपनी ड्यूटी थी। जियो उन्हें 10 साल की उम्र का किस्सा याद दिलाती है। तब उसने इंग्लिश में बात करके एक फॉरेन क्लाइंट को खुश किया था। क्लाइंट ने कहा था कि जो कंपनी इतनी समझदार बच्ची को पाल सकती है वो भरोसे के लायक होगी। उसी वजह से उसने शिए कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मिस्टर सी फिर भी मानने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की ताकत की वजह से मिला था, जियो की वजह से नहीं। जियो आगे बताती है कि इतने साल मू परिवार और मू गुआनलिन से रिलेशनशिप संभालने वाली भी वही थी। शिए परिवार कहता है कि मू परिवार उसे इसलिए पसंद करता था क्योंकि वो शिए सरनेम इस्तेमाल करती थी। जियो तुरंत पूछती है कि अगर ऐसा है तो अब मू परिवार छिंग्याओ को पसंद क्यों नहीं करता। इसके बाद वो मिस्टर सी को अपने परिवार से दूर रहने के लिए कहती है। साथ ही बोलती है कि पहले उन्हें अपनी कंपनी की प्रॉब्लम संभालनी चाहिए। जियो को पिछली जिंदगी से मालूम है कि इसी महीने के आखिर तक शिए ग्रुप की इन्वेस्टमेंट फेल होकर बड़ा नुकसान करने वाली है। पिछली बार उसने परिवार को बचाया था, लेकिन इस बार वो कोई मदद नहीं करेगी।
जाने से पहले जियो साफ कहती है कि शीये परिवार ने फिर उसके माता पिता या भाइयों को छुआ तो वो चुप नहीं बैठेगी। पहले वो अपने टैलेंट से शीये परिवार के लिए पैसा कमाती थी, अब वही टैलेंट बाई परिवार को ऊपर उठाने में इस्तेमाल करेगी। शीये परिवार से निकलने के बाद जियो अपने पिता को लेकर फैक्ट्री के असली डायरेक्टर के पास पहुंचती है। डायरेक्टर पूछता है कि बाई चीमिंग को नौकरी से क्यों निकाला गया। डायरेक्टर जांग वही पुरानी बात दोहराता है कि बाई चीमिंग बिना बताए एब्सेंट थे। बाई चीमिंग फिर कहते हैं कि उन्होंने छुट्टी मांगी थी। तभी जियो सीधे पूछती है कि डायरेक्टर जांग ने उसके पिता को निकालने के लिए शीये परिवार से कितने पैसे लिए थे। ये सवाल सुनते ही उसके चेहरे का डर सब बता देता है। फैक्ट्री डायरेक्टर तुरंत फैसला करता है कि अब डायरेक्टर जांग की जगह बाई चीमिंग काम संभालेंगे। वो बताता है कि बाई चीमिंग इस फैक्ट्री में 20 साल से हैं। सभी लोग उनकी स्किल और मेहनत की तारीफ करते हैं, फिर भी उन्हें कभी प्रमोशन नहीं मिला। डायरेक्टर मानता है कि इतने साल उनकी वैल्यू न समझकर उसने गलती की। डायरेक्टर जांग उसके पैरों में पड़कर एक और चांस मांगता है, मगर उसे बाहर निकाल दिया जाता है। फैक्ट्री डायरेक्टर बाई चीमिंग से भी माफी मांगता है कि उनके साथ इतने साल गलत हुआ। फिर वो एक पुराना 3 बेडरूम स्टाफ फ्लैट याद करता है। वो कहता है कि अगर बाई चीमिंग को उसका पुराना होना प्रॉब्लम नहीं लगता तो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देकर उसे खरीद सकते हैं। ये सुनते ही परिवार खुश हो जाता है। इतने समय बाद पहली बार उनके पास अपना घर खरीदने का मौका आया है। बाई परिवार पिता के प्रमोशन और सैलरी बढ़ने की खुशी में छोटा सा सेलिब्रेशन करता है। सभी बोल्स उठाने वाले होते हैं, मगर कोई मजाक में कहता है कि बोल्स तो स्वॉन ब्रदर्स बनने के समय उठाए जाते हैं। आज थोड़ा खर्च करके ठीक ग्लासेस इस्तेमाल किए जाएंगे। पिता को ड्रिंक दी जाती है, मगर जियो कहती है कि 5वें और छठे भाई के लौटने तक टोस्ट रोकना चाहिए। सभी उनका इंतजार करने लगते हैं। एक भाई जियो से पूछता है कि उसे कैसे मालूम था कि फैक्ट्री डायरेक्टर उनके पिता की मदद करेगा। जियो बताती है कि वो डायरेक्टर से पहले मिल चुकी थी और उसे मालूम था कि वो पापा को अच्छा इंसान मानता है। असल में बाई चीमिंग ने कभी फैक्ट्री डायरेक्टर की जान बचाई थी, इसी वजह से जियो ने सीधे उसके पास जाने का फैसला किया। परिवार जियो की समझदारी की तारीफ करता है। तभी दरवाजे पर आवाज होती है और माँ खुशी से कहती है कि उनके दोनों बेटे घर आ गए। अंदर आने वालों में 5वां भाई बाई यानचिंग और छठा भाई बाई यानवेई होते हैं। यानचिंग को देखते ही जियो को उसकी पिछली जिंदगी याद आती है। आने वाले वक्त में वो लॉटरी जीतकर बहुत पैसा कमाएगा और एंटीक्स की दुनिया में बड़ा नाम बनाएगा, मगर डिप्रेशन की वजह से बहुत कम उम्र में उसकी मौत हो गई थी। छठा भाई यानवेई लोगों से बात करने में बहुत अच्छा है और हर सिचुएशन को आसानी से संभाल सकता है। पिछली जिंदगी में उसने फाइनेंस में बड़ी कामयाबी हासिल की थी, मगर उसका असली सपना सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। वो फाइनेंशियल क्राइम्स रोकना और इंडस्ट्री में फेयरनेस बनाए रखना चाहता था। यानवेई प्यार से जियो को अपनी छोटी बहन मानते हुए गिफ्ट देता है। जियो खुशी से उसका धन्यवाद करती है। इसके बाद वो यानचिंग को भी 5वां भाई बुलाती है। यानचिंग ये सुनकर बहुत खुश होता है कि आखिर घर में किसी ने उसे नोटिस किया। वो अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू ही करता है कि माँ बाकी बच्चों को खाना खाने बुला लेती हैं। यानचिंग वहीं खड़ा शिकायत करता रह जाता है कि इस परिवार में आज भी कोई उसकी पूरी बात नहीं सुनता। डिनर के बाद 5वां भाई यानचिंग बाहर अकेला बैठा होता है। उसे अब भी लगता है कि जियो के वापस आते ही परिवार का सारा अटेंशन उसी पर चला गया है। तभी छिंग्याओ उसके पास पहुंचती है और इसी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करती है। वो यानचिंग से कहती है कि जियो ने घर में उसकी जगह छीन ली है। पहले परिवार के लोग उसे नोटिस नहीं करते थे और अब जियो के आने के बाद तो कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं। छिंग्याओ दावा करती है कि उसके पास जियो को बाई परिवार से बाहर करवाने का एक प्लान है। छिंग्याओ मन में सोचती है कि यानचिंग अटेंशन चाहता है। अगर वो उसके सामने केयर दिखाकर सलाह देगी तो वो जरूर उसकी बात मान लेगा। वो यानचिंग को याद दिलाती है कि विंटर सॉल्स्टिस आने वाली है। बाई चीमिंग सभी बच्चों को दादा को सम्मान देने के लिए गांव जरूर ले जाएंगे। छिंग्याओ के मुताबिक उस गांव में झियू की उम्र की लड़की को शादी के लायक माना जाता है। उसने पहले ही झियू के लिए वहाँ एक लड़का ढूंढ रखा है। अब बस यानचिंग को मैरिज एग्रीमेंट पर साइन करना है। वो डॉक्यूमेंट उसकी तरफ बढ़ा देती है और इंतजार करती है कि परिवार से नाराज यानचिंग उसके जाल में फंस जाए। विंटर सोल्स्टिस पास आते ही गांव से लगातार कॉल्स आने लगती हैं। विलेज चीफ और दादी बार बार परिवार से जल्दी वापस आने के लिए कह रहे हैं। उनका दावा है कि घर में कोई बहुत बड़ी खुशी वाली बात होने वाली है। बाई परिवार को उनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। माँ सबको याद दिलाती है कि 5वें और छठे भाई के जन्म के समय दादी ने क्या किया था। जब वो हॉस्पिटल में सो रही थी तब दादी दोनों जुड़वा बच्चों को चुराकर बेचने की कोशिश कर रही थी। एक भाई बताता है कि दादी और चाचा पहले हॉस्पिटल में उनसे मिलने के बहाने आए और 7वें तथा 8वें भाई की ट्यूशन के पैसे चुरा ले गए थे।
विलेज चीफ भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। पिछले साल उसने चाचा के साथ मिलकर बाई चीमिंग को झूठ बताया था कि दादी बहुत बीमार है। इस बहाने उन्होंने पिता की सारी सेविंग्स ले ली थी। पुराने एक्सपीरियंसेस के कारण कोई भी गांव वापस नहीं जाना चाहता, लेकिन परिवार की रस्म भी पूरी करनी है। जियो अपनी माँ से कहती है कि इस बार वो उनके साथ है। दादी, चाचा या विलेज चीफ में से कोई भी परिवार के साथ गलत नहीं कर पाएगा। बाई परिवार अपने गांव पहुंचता है। पिता जियो को बताते हैं कि यही उनका पुराना घर और गांव है। अंदर पहुंचते ही उन्हें बहुत सारे लोग और शराब की बॉटल्स दिखाई देती हैं। सभी हैरान होकर पूछते हैं कि यहाँ कौन शादी कर रहा है। विलेज चीफ जियो को देखकर कहता है कि उनकी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि उसे उसके बेटे से शादी करने का मौका मिल रहा है। बाई माता पिता चौंक जाते हैं। वे पूछते हैं कि उनकी बेटी की शादी तय हो गई और उन्हें ही इस बारे में कुछ पता नहीं। विलेज चीफ दावा करता है कि पांचवें भाई ने शादी के लिए हाँ की है, लेकिन यानचिंग तुरंत इनकार कर देता है। वो डॉक्यूमेंट दिखाने के बजाय अपने लोगों से जियो को ब्राइडल रूम में ले जाने के लिए कहता है। जियो बिना देर किए कहती है कि उसे अपने पांचवें भाई पर भरोसा है। यानचिंग ये सुनकर भावुक हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जियो बिना प्रूफ देखे उसका साथ देगी। जियो विलेज चीफ से मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने को कहती है। वो उसी समय हैंडराइटिंग चेक करवाकर पता लगा सकती है कि साइन सच में यानचिंग के हैं या नहीं, मगर विलेज चीफ डॉक्यूमेंट दिखाने के बजाय बात टाल देता है। वो अपने लोगों को आदेश देता है कि ब्राइड को तुरंत कमरे में ले जाएं, ताकि शादी का सही समय न निकल जाए। गांव के आदमी जियो को पकड़ने बढ़ते हैं। बाई परिवार उसके सामने खड़ा हो जाता है। पिता जियो को नानन बुलाकर कहते हैं कि वो डरे नहीं। बेटी को बचाने के लिए उन्हें अपनी जान भी देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। जियो अपने पिता से कहती है कि उसके पास एक प्लान है। वो तुरंत अपने भाइयों के साथ एक्टिंग शुरू कर देती है। छठा भाई चाचा से कहता है कि वो कंपनी की तरफ से गाँव की हालत चेक करने आया है। अगले साल उनकी कंपनी इस पूरे इलाके को तोड़कर यहाँ फैक्ट्री लगाने के बारे में सोच रही है। वो दावा करता है कि हर परिवार को कम से कम कई मिलियन का कॉम्पेंसेशन मिल सकता है। इतनी बड़ी रकम सुनते ही गांव वालों की आंखें चमकने लगती हैं। मगर छठा भाई कहता है कि विलेज चीफ के परिवार ने उसकी बहन को जबरदस्ती शादी के लिए उठाने की कोशिश की है, इसलिए अब उनका नाम कॉम्पेंसेशन लिस्ट से हटाया जाएगा। सातवां भाई एक्टिंग को और मजबूत बनाते हुए पूछता है कि क्या छठे भाई ने सच में हेड ऑफिस कॉल कर दिया है। अगर ऐसा हुआ तो विलेज चीफ के परिवार को एक पैसा नहीं मिलेगा। आसपास खड़े लोग आपस में बात करने लगते हैं। उन्हें मालूम है कि छठा भाई पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उसके पास बड़ी क्वालिफिकेशन है और वो एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। उन्हें लगता है कि कंपनी उसकी बात ज़रूर सुनेगी। विलेज चीफ का परिवार डर जाता है। अब वो शादी को मिसअंडरस्टैंडिंग बताकर पीछे हटने लगता है। वो सारी जिम्मेदारी छिंग्याओं पर डाल देता है और कहता है कि उसी ने ये सब करवाया था। वो जियो को डराने के लिए माफी मांगता है और यहाँ तक कह देता है कि घर जाकर उसके लिए 2 मुर्गियां भेजेगा, ताकि वो अच्छी तरह खाना खाकर अपनी ताकत वापस पा सके। इसके बाद वो अपने बेटे और लोगों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। खतरा टलने के बाद जियो भाइयों की एक्टिंग की तारीफ करती है। उसे भी एक पल के लिए लगा था कि गांव सच में डिमोलिश होने वाला है। भाई हंसते हुए कहते हैं कि ये आइडिया उसी का था। अब सभी छिंग्याओं से हिसाब करने की बात करते हैं, मगर जियो के पास उससे ज्यादा असरदार रास्ता है। उसे मालूम है कि इस साल शिये परिवार के लिए शियानहाई बे इन्वेस्टमेंट सबसे जरूरी है। पिछली जिंदगी में जियो ने बहुत मेहनत करके ओल्ड मास्टर म्यू को इस प्रोजेक्ट के लिए मनाया था, मगर शिये परिवार आज तक यही सोचता रहा कि पैसा उनके मैरिज अलायंस की वजह से मिला था। जियो मूशन को फोन करती है। वो ओल्ड मास्टर म्यू से मिलना चाहती है और उसकी रिक्वेस्ट है कि चियानहाई बे की पूरी इन्वेस्टमेंट शिये परिवार से वापस ले ली जाए। कुछ ही समय में मू परिवार को मालूम हो जाता है कि जियो अब कभी शिये परिवार में वापस नहीं जाएगी। इसके तुरंत बाद वे चियानहाई बे प्रोजेक्ट से अपना पूरा पैसा निकाल लेते हैं। शिये घर में खबर आते ही अफरा तफरी मच जाती है। परिवार ने अपनी टोटल वेल्थ का लगभग 80% इसी प्रोजेक्ट में लगाया था। अब इन्वेस्टमेंट रुकने से उनकी सारी मेहनत और पैसा डूबने वाला है। मिस्टर सी को पता चलता है कि छिंग्याओं ने बाई गांव के लोगों को पैसे देकर जियो की जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश की थी। उसी हरकत की वजह से मू परिवार ने फंडिंग रोक दी। वो गार्ड्स को छिंग्याओं को कमरे में बंद करने के लिए कहते हैं। छिंग्याओ घबराकर अपने पिता को रोकती है। वो दावा करती है कि अभी भी परिवार के काम आ सकती है, क्योंकि उसे आने वाले वक्त में होने वाली बातें मालूम है। वो कहती है कि आज उनकी बड़ी बेटी को एक अमीर लड़का प्रपोज करेगा और परिवार को अचानक कहीं से पैसा भी मिलने वाला है। पिछली जिंदगी में उसने इसी समय अपने पिता को कहते सुना था कि बड़ी बेटी की शादी फैमिली के लिए पैसा लेकर आई।
छिंग्याओ की बात पूरी होते ही उनकी बड़ी बहन अंदर आकर बताती है कि चैंग यू ने उसे प्रपोज कर दिया है। उसकी प्रिडिक्शन सही निकलते ही मिस्टर सी का रवैया बदल जाता है। अब वो छिंग्याओ से पूछते हैं कि उसे और क्या मालूम है। छिंग्याओ को याद है कि पिछली जिंदगी में जियो ने फैमिली के लिए किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया था। वो पिता से पूछती है कि क्या हाल ही में किसी ने उन्हें बहुत प्रॉफिट देने वाला प्रोजेक्ट बताया है। मिस्टर सियाई बताते हैं कि किसी ने उन्हें लो रिस्क और हाई रिटर्न फंड के बारे में बताया था। छिंग्याओ तुरंत कहती है कि वही सही इन्वेस्टमेंट है। वो पिता से फैमिली का ज्यादा से ज्यादा पैसा उस फंड में लगाने को कहती है। मिस्टर सी उसकी बात मान लेते हैं। छिंग्याओ मन में जियो को चैलेंज करती है। उसे लगता है कि माता पिता अब भी मानते हैं कि फैमिली जियो के बिना नहीं चल सकती। इस बार वो अकेले शिये परिवार को संभाल कर साबित करेगी कि वो भी उतनी ही कैपेबल है। वहीं जियो को गांव की दादी और रिश्तेदारों से परेशान होना पड़ेगा। गांव में दादी जियो को देखकर फिर ताने मारना शुरू कर देती है। वो उसे घर में मुफ्त का खाना खाने वाली मुसीबत बताती है और बाई चीमिंग को डांटती है कि उन्होंने ऐसी लड़की को स्कूल भी भेज रखा है। बाई चीमिंग अपनी बेटी पर गर्व करते हुए कहते हैं कि जियो इतनी कैपेबल है कि स्कूल से हर साल 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप ले सकती है। इतनी रकम सुनते ही दादी का व्यवहार बदल जाता है। वो प्यार से जियो के पास बैठकर बताती है कि उसके चाचा का बेटा याओजू फुटबॉल बैटिंग में पैसा हार गया है। अब उस पर कर्ज है, इसलिए जियो को अपनी स्कॉलरशिप निकाल कर कजिन की मदद करनी चाहिए। बाई माँ तुरंत मना कर देती हैं। उनका कहना है कि परिवार ने जियो की रकम का एक पैसा भी हाथ नहीं लगाया तो कोई और उसे कैसे ले सकता है। दादी उन्हें चुप रहने को कहती है और खुद जियो से जवाब मांगती है। जियो अचानक कहती है कि वो पैसा दादी को दे देगी। परिवार हैरानी से उसकी तरफ देखता है, जबकि दादी उसे बहुत समझदार बताने लगती है। जियो बदले में सिर्फ इतना चाहती है कि दादी पूरे परिवार को अच्छा खाना खिलाए। पैसे मिलने की उम्मीद में दादी तुरंत मान जाती है। वो मीट और बाकी अच्छा खाना निकाल कर कहती है कि सभी जितना चाहे उतना खा सकते हैं। बाई चीमिंग को लगता है कि उनकी एक बात की वजह से जियो पर प्रेशर आ गया, इसलिए वो माफी मांगते हैं। जियो उन्हें टेंशन न लेने के लिए कहती है और पहले आराम से खाना खाने को बोलती है। पूरा परिवार पेट भरकर खाना खा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी दादी जियो को रोककर स्कॉलरशिप के पैसे मांगती है। वो कहती है कि खाने से पहले जियो ने सबके सामने रकम देने का प्रॉमिस किया था। जियो बड़ी मासूमियत से पूछती है कि कौन से पैसे। दादी उसे याद दिलाती है कि उसने 1 लाख की फाइनेंशियल एड अपने कजिन को देने की बात कही थी। जियो कहती है कि पैसा वो जरूर देगी, मगर अभी उसके पास कैश नहीं है। दादी हैरानी से पूछती है कि उसे हाल ही में 1 लाख मिले थे, वे इतनी जल्दी कहाँ चले गए। जियो बताती है कि शिये परिवार में रहते समय उसे बहुत ज्यादा खर्च करने की आदत थी। वहाँ एक मील या ड्रेस पर 1 लाख खर्च होना मामूली बात थी, इसलिए पूरी रकम पहले ही खत्म हो चुकी है। दादी समझ जाती है कि जियो ने सिर्फ अच्छा खाना खाने के लिए उसे बेवकूफ बनाया। वो गुस्से में जियो को लायर कहती है। चाचा का परिवार भी उसे धमकाने लगता है। इसी बीच चाची की नजर जियो के हाथ में पहने गोल्ड ब्रेसलेट पर पड़ती है। वो दादी को बताती है कि ब्रेसलेट बहुत अच्छी क्वालिटी का है और उसकी कीमत काफी ज्यादा होगी। जियो खुद बताती है कि उसमें 100 ग्राम सोना है और उसे बेचने पर 1 लाख से ज्यादा मिल सकता है। दादी तुरंत ब्रेसलेट मांगती है। जियो उसे याद दिलाती है कि कुछ पल पहले उसने उसे बेटी मानने के बजाय गाली दी थी। अब सोना देखकर रिश्ता क्यों याद आ गया। चाची ब्रेसलेट जबरदस्ती लेने की कोशिश करती है। जियो उसे समझाती है कि किसी की महंगी चीज छीनना रॉबरी है। ब्रेसलेट की वैल्यू ज्यादा होने के कारण सजा भी लंबी हो सकती है। चाची फिर भी पीछे नहीं हटती, लेकिन बाई माँ अपनी बेटी के सामने खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि उनकी बेटी को गाली देने की हिम्मत किसी में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वो पूरे परिवार को लेकर वहाँ से निकल जाती है। दादी पीछे से चिल्लाती रहती है और उन्हें रुकने को कहती है, मगर कोई वापस नहीं आता। गांव से लौटते समय पांचवा भाई यानचिंग चुपचाप अलग बैठ जाता है। उसे लगता है कि मैरिज डॉक्यूमेंट की वजह से परिवार अब भी उस पर शक करता होगा। जियू उसके पास जाकर साफ कहती है कि उस अग्रीमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं था। वो जानती है कि यानचिंग अपनी बहन की जबरदस्ती शादी कभी नहीं करवाएगा। उल्टा इस पूरे मामले में उसे भी गलत समझा गया है। यानचिंग पहली बार महसूस करता है कि परिवार में कोई सच में उसकी फीलिंग समझ रहा है। वो मन में सोचता है कि अपने लोगों की केयर मिलना कितना अच्छा होता है। वो जियू को धन्यवाद देता है। दूसरे भाई दोनों को करीब देखकर हैरान होते हैं। यान जो मजाक में याद दिलाता है कि जियू सिर्फ उनकी बहन नहीं, उसकी ट्विन सिस्टर भी है, इसलिए बहन पर उसका पहला हक है। जियू फिर यानचिंग को बताती
बताती है कि उसे मालूम है वो मैथमेटिक्स और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लॉटरी नंबर्स निकालता है। बाकी लोग उस पर हंस सकते हैं, मगर उसे भरोसा है कि यानचिंग एक दिन जरूर जीतेगा। यानचिंग खुश होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि झियू ने सातवें भाई से भी कहा था कि वो गेमिंग में नाम बनाएगा। उसे लगता है कि झियू सभी भाइयों से ऐसी ही एनकरेजिंग बातें करती है। फिर भी वो झियू को आगे से ज्यादा लॉटरी टिकट्स खरीदने के पैसे देने की बात करता है, ताकि जीतने के चांसेस बढ़ सके। यानचिंग तुरंत करेक्शन करता है कि उसकी जीत लक से नहीं, कैलकुलेशन से आएगी। झियू यानझोउ को जल्दी सोने के लिए कहती है, क्योंकि अगले दिन उसे झियू को स्कूल छोड़ना है। यानझोउ तुरंत मान जाता है। बाकी भाई उसका मजाक उड़ाते हैं कि झियो के एक छोटे से काम कहने पर वो इतना खुश हो रहा है। यानजो उन्हें याद दिलाता है कि शिए परिवार ने जब बाई परिवार को पुराने घर से निकलवाया था, तब झियो ने ही उनके लिए इतनी अच्छी विला ढूंढी थी। भाइयों की बातचीत के बाद बात शिए परिवार के हमलों पर आती है। झियो पूछती है कि उनके पास स्टॉक मार्केट में अभी कितना पैसा बचा है। वो अब सिर्फ अपने माता पिता की नौकरी या घर बचाकर रुकना नहीं चाहती। शिए परिवार ने बार बार उसके परिवार को निशाना बनाया है, इसलिए झियो चाहती है कि शिए ग्रुप के शेयर्स पूरी तरह गिर जाएं। शेयर कंपनी में रिपोर्ट आती है कि कोई लगातार छोटे ऑर्डर्स लगाकर उनके शेयर्स की प्राइस नीचे धकेल रहा है। मिस्टर सियाय समझ जाते हैं कि सामने वाला जानबूझकर कंपनी को दबाना चाहता है। फिर भी उन्हें थोड़ी राहत है, क्योंकि छिंग्याओ के कहने पर खरीदा गया इन्वेस्टमेंट फंड फिलहाल ऊपर जा रहा है। उन्हें लगता है कि उससे होने वाला प्रॉफिट कंपनी का नुकसान संभाल लेगा। परिवार को खबर मिलती है कि बाई चीमिंग स्टील फैक्ट्री में वापस पहुंच चुके हैं। उन्हें प्रमोशन मिला है और शायद उन्होंने नया घर भी खरीद लिया है। मिस्टर सियाई को शक होता है कि स्टॉक मार्केट में उन्हें दबाने वाला भी बाई चीमिंग ही है। छिंग्याओ सोचती है कि अच्छा हुआ बाई परिवार की पुरानी दादी को इस नए घर के बारे में नहीं मालूम। अगर उसे पता चला तो वो घर पर अपना हक जरूर जताएगी। वो बताती है कि बाई चीमिंग का एक बड़ा भाई है और दादी हमेशा उसी बेटे का पक्ष लेती है। ये सुनते ही मिस्टर साई को नया रास्ता मिल जाता है। वो किसी को दादी के पास भेजकर बाई चीमिंग की प्रमोशन, सैलरी और नए घर की खबर पहुंचाने के लिए कहते हैं। छिंग्याओ सफाई देने की कोशिश करती है कि उसका मतलब ये नहीं था, मगर शिए माँ उसे चुप कर देती है। वो कहती है कि उसके पिता के पास अपना प्लान है। खबर मिलते ही दादी अपने बड़े बेटे के परिवार के साथ बाई चीमिंग के पास जाने की तैयारी करती है। कोई उससे पूछता है कि क्या वो सच में दूसरे बेटे का घर लेने वाली है। दादी कहती है कि बाई चीमिंग को उसने सड़क से उठाकर पाला था। इतने साल उसे इसलिए बड़ा किया कि वो कामयाब होकर पूरे परिवार को अच्छी जिंदगी देगा। इसलिए उसके घर और पैसों पर सबसे पहला हक दादी और बड़े बेटे का है। सभी सीधे बाई चीमिंग के पास पहुंच जाते हैं। दादी ताना मारती है कि उसे प्रमोशन और सैलरी इंक्रीज मिला। उसने घर भी खरीद लिया, मगर अपने परिवार को कुछ नहीं बताया। चाचा कहते हैं कि बाई चीमिंग उन्हें अपना परिवार ही नहीं समझते। दादी फैसला सुनाती है कि बड़ा भाई और उसका बेटा अब नए घर में रहेंगे। बाई चीमिंग बार बार कहते हैं कि उन्होंने कोई घर नहीं खरीदा। दादी पूछती है कि अगर घर नहीं खरीदा तो अभी कहाँ रह रहे हो। वो उसी समय उनके साथ चलने की जिद पकड़ लेती है। बाई चीमिंग मजबूर होकर सभी को मूशन वाली विला में ले आते हैं। वो परिवार को बताते हैं कि इन लोगों ने कहीं से घर खरीदने वाली झूठी खबर सुन ली थी और बार बार नया एड्रेस पूछ रहे थे। दादी और चाचा विल्ला की हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि बाई चीमिंग उनसे सच छिपा रहे थे। तभी परिवार बताता है कि इस घर में लोग मर चुके हैं, इसी वजह से उन्हें ये जगह इतनी सस्ती मिली। बाई माँ उनसे घर देखकर जल्दी लौट जाने के लिए कहती हैं। दादी वहीं रोने का ड्रामा शुरू कर देती है और बहू को बैड लक वाली औरत कहती है। जियो दादी से कहती है कि थोड़ा और रोएं, शायद इस घर का सॉफ्ट हार्टेड घोस्ट उनकी आवाज़ सुनकर रात में उन्हें अपने साथ ले जाए। घोस्ट की बात सुनकर रिश्तेदारों का डर बढ़ जाता है। दादी बाई माँ को नौकरी से निकली हुई अनाथ औरत कहकर अपमानित करती है। वो बाई चीमिंग से उसे डिवोर्स देने तक की बात करती है। बाई चीमिंग अपनी पत्नी से माफ़ी मांगते हैं कि उनकी वजह से उसे फिर ये सब सुनना पड़ा। तभी जियो घर लौटती है और दादी से पूछती है कि उसे ये विला कैसी लगी। दादी दिखावे के लिए कहती है कि घर एवरेज है, क्योंकि छिंग्याओ तो गोल्डन रिवर बे नंबर 1 जैसे सबसे महंगे इलाके की मैंशन में रहती है। जियो इसी बात को पकड़ लेती है। वो कहती है कि छिंग्याओ अब अमीर परिवार की बेटी बनकर इतनी लग्जरी में रह रही है, लेकिन 18 साल पालने वाली दादी को भूल गई। वो दादी को समझाती है कि भले ही दोनों के बीच खून का रिश्ता नहीं था, मगर इतने साल साथ रहने के कारण उनका रिश्ता सगे लोगों से भी गहरा होना चाहिए। इसलिए दादी को छिंग्याओ से अपने ऊपर हुए सारे खर्च के पैसे वापस मांगने चाहिए। दादी तुरंत मान जाती है। वो छिंग्याओ को एहसान न मानने वाली लड़की बताती है और उसके पास जाकर पैसा लेने का फैसला करती है।
दादी और चाचा के जाते ही झियू ऊपर होमवर्क करने का बहाना बनाकर चली जाती है। उसकी माँ भी कपड़े देखने के बहाने पीछे जाती हैं। दोनों अकेले में हंसती हैं कि झियू ने कितनी आसानी से उन लोगों का ध्यान दूसरी तरफ कर दिया। मगर माँ के पास उन्हें हमेशा के लिए भगाने का एक और आइडिया भी है। कुछ समय बाद कुछ डरावने आदमी विला में घुसकर सभी को एक जगह बैठने के लिए कहते हैं। वे दादी और चाचा से उनके पास मौजूद पैसे निकालने को बोलते हैं। बाई माँ अचानक अपने पति से माफी मांगती हैं। वो कहती हैं कि बच्चों की स्कूल फीस के लिए घर में पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने 5,000 रुपए लोन शार्क से उधार लिए थे। दादी घबरा जाती है। डेब्ट कलेक्टर्स कहते हैं कि कर्ज लौटाना ही होगा। अगर एक फैमिली मेंबर ने पैसा लिया है तो पूरा परिवार उसे चुकाएगा। दादी तुरंत अपना रिश्ता बदल देती है। वो कहती है कि बाई छीमिंग उसका बेटा नहीं है और उनका परिवार इन लोगों से अलग है। चाचा भी बाई छीमिंग को अपना भाई मानने से इनकार कर देता है। डेब्ट कलेक्टर्स पूछते हैं कि जब वे फैमिली नहीं है तो एक ही घर में क्यों रह रहे हैं। दादी बिना देर किए सभी को सामान उठाकर निकलने के लिए कहती है। दादी का परिवार भाग जाता है, लेकिन कलेक्टर्स बाई परिवार को धमकाते रहते हैं। वे कहते हैं कि पैसे न मिलने पर बोरोवर से जुड़े हर इंसान को परेशान करेंगे और हाथ पैर तोड़कर रकम वसूल करेंगे। बाई परिवार प्रॉमिस करता है कि चाहे सामान बेचना पड़े वे पैसा लौटा देंगे। जैसे ही दादी और चाचा पूरी तरह बाहर निकल जाते हैं, परिवार उन आदमियों को एक्टिंग करने के लिए धन्यवाद देता है। असल में ये पूरा ड्रामा दादी को विला से भगाने के लिए किया गया था। एक्टर अपने पैसे लेकर पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं ताकि सामने खड़े रिलेटिव्स उन्हें पहचान न लें। बाद में बाई छीमिंग पत्नी से पूछते हैं कि उन्होंने सच में कितना उधार लिया था। वो 5,000 बताती हैं। नया घर खरीदने में सारी सेविंग्स चली गई थी, इसलिए उन्होंने थोड़ी रकम उधार ली थी। बाई छीमिंग कहते हैं कि सैलरी मिलते ही कर्ज चुका दिया जाएगा। वो बच्चों को भी समझाते हैं कि डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पिता साथ हैं। दादी के शब्द उनके मन में घूमते रहते हैं। वो उनका बेटा नहीं है और वे फैमिली नहीं है। बाई छीमिंग दुखी होकर कहते हैं कि उनकी पत्नी और बच्चों ने ही उन्हें सच में अपना माना है। पत्नी उनका हाथ पकड़कर कहती है कि उनके लिए वही पूरा परिवार है। दादी और चाचा विला से निकलकर सीधे छिंगयाओ की मैंशन पहुंच जाते हैं। बाहर खड़े होकर वे हिसाब लगाते हैं कि उससे कितने पैसे मांगे जाएं। कोई 10 मिलियन कहता है, मगर दूसरा बोलता है कि ड्रामा में लोग शुरुआत ही 80 मिलियन से करते हैं। दादी जोर जोर से छिंगयाओ का नाम लेकर चिल्लाती है। वो खुद को उसकी ग्रैंड मदर बताकर बाहर आने को कहती है। अंदर छिंगयाओ की बहन पूछती है कि बाहर इतने लोग उसे क्यों बुला रहे हैं। छिंगयाओ माफी मांगते हुए कहती है कि वो उन्हें तुरंत हटवा देगी। दादी घर के बाहर रोते हुए कहती है कि वो ठंड में जम रही है, इसलिए उन्हें अंदर आने दिया जाए। छिंगयाओ बाहर आकर ऐसे पेश आती है जैसे वो उन्हें पहचानती ही नहीं। दादी कहती है कि जब तक छिंगयाओ बाई परिवार में अपने 18 साल के खर्च के पैसे नहीं लौटाएगी, वे वहां से नहीं जाएंगे। छिंगयाओ गार्ड्स को उन्हें बाहर फेंकने के लिए कहती है, क्योंकि उनका शोर उसे परेशान कर रहा है। सिक्योरिटी के लोग दादी और उसके परिवार को वहां से हटा देते हैं। बाहर आने के बाद उनके पास न घर है और न ज्यादा पैसा। वे फैसला करते हैं कि रात वहीं गुजारेंगे और सुबह छिंगयाओ के बाहर आते ही उसे फिर पकड़ लेंगे। ये उनकी रात में हालत खराब होने पर दादी का परिवार जियू को कॉल करता है। उन्हें भरोसा है कि जियू उनकी मदद जरूर करेगी। अगली बार जियू और छिंगयाओ आमने सामने आते हैं। छिंगयाओ पूछती है कि जियू उससे क्या चाहती है। क्या वो 18 साल उसकी जिंदगी लेने के लिए माफी मांगने आई है? दादी छिंगयाओ को देखकर फिर पैसा और सामान मांगने लगती है। वो उसके घर की वेल्थ देखकर कहती है कि अगर पहले पता होता तो दूसरे बेटे से मांगने के बजाय सीधे इसी के पास आते। छिंगयाओ पुलिस बुलाने की बात करती है, मगर सिक्योरिटी वाला कहता है कि ये उसकी अडॉप्टिव ग्रैंड मदर है और उसने खुद उससे मिलने की इच्छा जताई थी, इसलिए ये प्राइवेट फैमिली मैटर है जिसे उन्हें आपस में संभालना चाहिए। जियू छिंगयाओ को साफ बोलती है कि अगर उसने फिर बाई परिवार को परेशान किया तो वो भी पूरी ताकत से जवाब देगी। इसके बाद जियू अचानक शिए वैनबिन के बारे में पूछती है। छिंगयाओ जवाब देने से मना कर देती है। जियू कहती है कि मिस्टर सिया उसे वापस बुलाना चाहते हैं, इसलिए वो अभी शिए घर लौट सकती है। छिंगयाओ घबरा जाती है। वो कहती है कि उसका भाई उनके पिता का सबसे प्यारा बेटा है। अगर जियू ने उसे कुछ किया तो मिस्टर सिया उसे छोड़ेंगे नहीं। जियू भरोसा दिलाती है कि वो वैनबिन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उसे सिर्फ इस्तेमाल करके शिए परिवार से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म करना है। अगर छिंगयाओ को विश्वास नहीं तो जियू वापस शिए परिवार में चली जाएगी। ये सुनकर छिंगयाओ आखिर बता देती है कि वैनबिन आजकल स्प्रिंग गार्डन के काम में बिजी है। वो जियू से ये बात मिस्टर सी को न बताने के लिए कहती है। जियू स्प्रिंग गार्डन पहुंचकर अंदर की सच्चाई रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है।
किसी गार्ड को उस पर शक हो जाता है। वो अपने लोगों को उसे पकड़ने के लिए कहता है। जियो तेजी से अंदर छिपती है। सिक्योरिटी वाले पूरे इलाके को बंद कर देते हैं और कहते हैं कि वो फीमेल रिपोर्टर किसी भी हालत में भागनी नहीं चाहिए। तभी छठा भाई यानवे वहां पहुंच जाता है। वो जियो को चुप रहने का इशारा करता है और अपने साथ बाहर निकाल लेता है। दोनों पीछे के रास्ते से निकलकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। यानवे पूछता है कि जियो ऐसी जगह क्या कर रही थी। स्प्रिंग गार्डन कोई अच्छा एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। जियो बताती है कि शिए परिवार उनके घर पर लगातार हमले कर रहा है, इसलिए वो उनके खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करने गई थी। जियो भी यानवे से पूछती है कि वो दिन में इन्वेस्टमेंट बैंक में इंटर्नशिप करता है और रात में यहाँ काम क्यों कर रहा है। यानवे कहता है कि वो सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना चाहता है ताकि पूरा परिवार अच्छी जिंदगी जी सके। जियो उसे याद दिलाती है कि उसका असली सपना इकोनॉमिक क्राइम्स के खिलाफ काम करना और पुलिस एंट्रेंस एग्जाम देना है। यानवे हैरान हो जाता है कि जियो को ये बात कैसे मालूम। जियो कहती है कि उसका भाई बहुत सीधा और प्रिंसिपल्स वाला इंसान है। जरूर उसके दिल में कुछ ऐसा है जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो अपनी सारी सेविंग्स वाला कार्ड यानवे को देती है। उसकी इच्छा है कि भाई काम छोड़कर एग्जाम की तैयारी करे और इस पैसे से अपने लिविंग एक्सपेंसेस संभाले। यानवे कार्ड लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि अब वो एग्जाम नहीं देगा। जियो उससे पूछती है कि अगर उसने कोशिश भी नहीं की तो बाद में रिग्रेट नहीं होगा। वो उसे समझाती है कि अकेले पूरे फैमिली का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। किसी को उससे बहुत पैसा नहीं चाहिए। सभी सिर्फ चाहते हैं कि वो वही काम करे जो सच में करना चाहता है। जियो एक बार कोशिश करने के लिए कहती है। यानवे भावुक होकर सोचता है कि पहली बार किसी ने उससे कहा है कि इंसान को अपने लिए भी जीना चाहिए। अपनी बहन का सपोर्ट मिलने के बाद उसे लगता है कि शायद वो सच में अपना सपना पूरा कर सकता है। फिर भी वो जियो के पैसे लेने से मना करता है। उसके पास अपनी जरूरत का पैसा है, लेकिन बहन की बात ने उसका फैसला बदल दिया है। स्प्रिंग गार्डन की बात मिस्टर साई तक पहुंच जाती है। वो वैनबिन को मारते हुए पूछते हैं कि उसने किसी रिपोर्टर को अंदर कैसे आने दिया। वैनबिन सफाई देता है कि उसने सर्विलेंस चेक करवाई थी। अंदर आने वाली कोई रिपोर्टर नहीं, बल्कि बाई जियो थी। मिस्टर शी और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। स्प्रिंग गार्डन हाल ही में दोबारा खुला था और वैनबिन ने ऐसे समय जियो को क्यों भड़काया, ये उन्हें समझ नहीं आता। कुछ ही समय बाद जियो खुद उनके सामने पहुंच जाती है। वो पूछती है कि किसने दादी को बाई परिवार का घर छीनने के लिए भेजा था। जियो कहती है कि अगर शिए परिवार ने दोबारा उसके माता पिता या भाइयों की जिंदगी डिस्टर्ब की तो वो वैनबिन के स्प्रिंग गार्डन वाले सारे गलत फोटोज पब्लिक कर देगी। वे तस्वीरें बाहर आते ही शिए ग्रुप के शेयर्स फिर गिर जाएंगे। मिस्टर सी जियो को धमकाते हैं कि अगर उसने वे तस्वीरें बाहर निकाली तो वो उसके हाथ नहीं छोड़ेंगे। तभी मू शुन सामने आकर उनसे वही बात दोबारा कहने को बोलता है। शुन व उसकी मौजूदगी देखते ही शिए परिवार का तेवर धीमा पड़ जाता है। उन्हें मालूम है कि उनकी कंपनी आज भी मू परिवार के सपोर्ट पर निर्भर है, इसलिए मिस्टर सी चाहकर भी मू शुन से सीधी लड़ाई नहीं कर पाते। स्कूल में गो निंगनिंग को पता चलता है कि मू शुन इन्फर्मरी गया है। कोई उसे बताता है कि मू शुन आमतौर पर बहुत स्ट्रांग रहता है, इसलिए उसका हॉस्पिटल रूम में होना अजीब है। जियो भी उसे देखने इन्फर्मरी पहुंचती है। वो मू शुन से पूछती है कि उसे कहाँ चोट लगी है। मू शुन बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन जियो मेडिसिन उठाकर उसकी चोट पर लगाने लगती है। वो स्कूल स्टाफ से बैंडेज मांगकर उसका हाथ अच्छे से बांधती है। मेडिसिन लगने पर मू शुन जानबूझकर दर्द की आवाज निकालता है। गो निंगनिंग वहां पहुंचकर पूछती है कि क्या जियो खास तौर पर उसके भाई को देखने आई है। जियो तुरंत कहती है कि वो तो बस अपने लिए मेडिसिन लेने आई थी। निंगनिंग पूछती है कि उसे कौन सी मेडिसिन चाहिए। जियो बहाना बनाती है कि उसने ज्यादा खाना खा लिया था, इसलिए डाइजेशन टैबलेट्स लेने आई है। अकेले होने पर जियो फिर मू शुन से पूछती है कि वो अचानक कैसे घायल हो गया। मू शुन बताता है कि शिए परिवार के भाई की वजह से उसे चोट लगी है। कुछ ही पल बाद वो सिर पकड़कर कहता है कि उसे चक्कर आ रहा है। जियो तुरंत उसे सहारा देती है। मू शुन उससे थोड़ा पानी लाने के लिए कहता है। जियो पानी देती है तो मू शुन कहता है कि ये दूसरी बार है जब उसने उसके लिए पानी लाया है। पहली बार मू गुआनलिन की बर्थडे पार्टी में ऐसा हुआ था। उस दिन सभी लोग गुआनलिन के आसपास जमा थे। किसी ने मू शुन की तरफ ध्यान नहीं दिया था। केवल जियो उसके लिए पानी लेकर आई थी। जियो को अब समझ आता है कि उस छोटी सी बात के कारण मू शुन उसे इतने सालों से याद रखता है। वो घबराकर सोचती है कि कहीं मू शुन उस बॉटल ऑफ वाटर का बदला शादी करके तो नहीं मांगना चाहता। ये ख्याल आते ही जियो जल्दी से घर जाने की बात कहकर इन्फर्मरी से निकल जाती है। बाहर आते ही एक लड़की जियो को रोक लेती है। उसने जियो और मू शुन को एक के बाद एक इन्फर्मरी में जाते देखा था। वो पूछती है कि क्या दोनों डेटिंग कर रहे हैं। वो जियो से कहती है कि मू शुन मू परिवार का बेटा है।
भले ही लोग उसे इलेजिटिमेट चाइल्ड कहें, फिर भी झियो को उसके बारे में कोई आइडिया नहीं बनाना चाहिए। झियो उसे रास्ते से हटने के लिए कहती है, लेकिन वो लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो कहती है कि पहले झियो मू गुआनलिन की फियांसे थी और अब उसके भाई के साथ घूम रही है। उसके हिसाब से ये बहुत शेमलेस बात है। झियो उसे स्लैप करते हुए कहती है कि शायद 2 हाथ ऐसी लड़की को जवाब देने के लिए कम है। तभी मू गुआनलिन भी वहाँ आ जाता है। गुआनलिन कहता है कि छिंग्याओ ने सही कहा था, मूश उनके करीब रहने से झियो को सिर्फ नुकसान होगा। वो दावा करता है कि ये बात उसके अच्छे के लिए कह रहा है। झियो उसकी बनावटी केयर का धन्यवाद करके उसे यूजलेस और वर्थलेस कह देती है। गुआनलिन उल्टा उस पर उसकी चीज छीनने का आरोप लगाने लगता है। तभी मूशन सामने आकर सभी को पीछे हटने के लिए कहता है। वो गुआनलिन को भी याद दिलाता है कि वे भाई हैं, फिर उसे वहाँ से निकल जाने को कहता है। मूशन जाते जाते सभी को साफ बोल देता है कि अगली बार बाएं झियो से दूर रहें। छिंग्याओ को पता चलता है कि उसके भाई वेनबिन को मूशुन के कारण पिता से मार पड़ी है। वो उसके पास जाकर पूछती है कि क्या वो मूशुन और झियो को एक छोटा सा लेसन सिखाना चाहता है। छिंग्याओ बताती है कि मूशुन पिछले कुछ दिनों से रोज स्कूल के बाद झियो को मोटरसाइकिल पर घर छोड़ रहा है। उसका प्लान है कि मूशुन को गिफ्ट में एक नई मोटरसाइकिल दी जाए। बाहर से वो एक्सपेंसिव और अच्छी दिखाई देगी, लेकिन देने से पहले उसके ब्रेक्स खराब कर दिए जाएंगे। वेनबिन उसकी बात सुनता है। दोनों को लगता है कि ब्रेक फेल होने पर मूशुन और झियो एक साथ एक्सीडेंट का शिकार होंगे और किसी को उन पर शक भी नहीं होगा। वेनबिन मोटरसाइकिल लेकर मूशुन के पास पहुंचता है। वो कहता है कि पहले उनके बीच थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए मूशुन को पुरानी बात दिल पर नहीं लेनी चाहिए। ये नई बाइक उसकी तरफ से गिफ्ट है। मूशन कुछ कहे उससे पहले मू गुआनलिन मोटरसाइकिल को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। वो खुद उसे टेस्ट करने की इच्छा जताता है। छिंग्याओ घबराकर उसे रोकती है। वो कहती है कि ये बाइक मूशुन के लिए है। गुआनलिन जवाब देता है कि अगर उसे स्पोर्ट्स कार चाहिए तो बाद में मिल जाएगी, मगर अभी उसे यही मोटरसाइकिल पसंद है। जब सभी उसे रोकने लगते हैं तो गुआनलिन नाराज हो जाता है। वो खुद को मू परिवार का असली और लीगल हेयर बताता है। बचपन से उसे जो भी चीज पसंद आई वो उसकी हुई है। अगर वो किसी चीज को खुद इस्तेमाल न करे तब भी मूशुन को नहीं देगा। वो जबरदस्ती मोटरसाइकिल लेकर निकल जाता है। एक लड़की भी उसके साथ बैठ जाती है। छिंग्याओ पीछे से रोकने की कोशिश करती है, मगर गुआनलिन उसकी बात नहीं सुनता। बाइक चलाते हुए वो मूशुन को ताना देता है कि सिर्फ वही किसी लड़की को मोटरसाइकिल पर नहीं घुमा सकता, गुआनलिन भी ये सब कर सकता है। साथ बैठी लड़की उसे सड़क पर ध्यान देने और स्पीड कम करने के लिए कहती है। तभी गुआनलिन को पता चलता है कि ब्रेक्स काम नहीं कर रहे। कुछ देर बाद न्यूज आती है कि मू परिवार के आदमी की मोटरसाइकिल के ब्रेक्स फेल हो गए। एक्सीडेंट में एक महिला भी घायल हुई और इंजर्ड व्यक्ति का इमरजेंसी ट्रीटमेंट चल रहा है। रिपोर्ट में गलती से मूशुन का नाम चल रहा होता है, जबकि एक्सीडेंट का शिकार असल में मू गुआनलिन हुआ है। छिंग्याओ अपने घर में खबर देखकर राहत महसूस करती है और सोचती है कि मूशुन को यही सजा मिलनी चाहिए। मू परिवार के आदमी के घायल होने की खबर देखते ही झियो घबरा जाती है। वो तुरंत मूशुन को ढूंढती हुई पहुंचती है। मूशुन को ठीक देखकर झियो की जान में जान आती है। वो उसे देखते ही कहती है कि अच्छा हुआ उसे कुछ नहीं हुआ। मूशुन मुस्कुराकर पूछता है कि क्या झियो सच में उसके लिए वरीड थी। झियो बताती है कि न्यूज में मू परिवार के आदमी के मोटरसाइकिल एक्सीडेंट की बात चल रही थी। उसे लगा कि वो घायल व्यक्ति मूशुन है। मूशुन पूरी बात साफ करता है। शिए वेनबिन ने उसे मारने के लिए मोटरसाइकिल के ब्रेक्स खराब करवाए थे, मगर मू गुआनलिन ने जिद करके वही बाइक ले ली, इसलिए वेनबिन का प्लान उल्टा उसी पर पड़ गया। पूरी बात सुनकर झियो मूशुन से कहती है कि कुछ दिनों तक शिए परिवार से बहुत सावधान रहे। एक्सीडेंट का ब्लेम अपने ऊपर आता देखकर छिंग्याओ फैसला करती है कि अब वो वैनबिन को बचाने की कोशिश नहीं करेगी। उसने ही ये प्लान शुरू किया था, मगर गलती से मू गुआनलिन के घायल होने पर वो खुद फंस सकती है। वो मिस्टर साई को पूरी बात बताती है। पिता को पता चलता है कि स्प्रिंग गार्डन वाली इन्फॉर्मेशन भी छिंग्याओ ने झियो को दी थी और मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के प्लान में भी उसका हाथ था। वो छिंग्याओ को बेहद खतरनाक बताते हुए पुलिस बुलाने की बात करते हैं, मगर पुलिस घर में आते ही वैनबिन का नाम लेती है। ऑफिसर्स बताते हैं कि वैनबिन पर मोटरसाइकिल के ब्रेक से छेड़छाड़ करके जानबूझकर दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने का शक है। मू परिवार ने उसके खिलाफ रिपोर्ट की है। वैनबिन चिल्लाता है कि पुलिस गलत आदमी को पकड़ रही। असली मास्टरमाइंड छिंग्याओ है। ऑफिसर्स कहते हैं कि मूशुन ने मोटरसाइकिल की परचेज रिकॉर्ड्स और घटना वाली जगह की सर्वेलेंस फुटेज दी है। सारे प्रूफ वैनबिन की तरफ इशारा कर रहे हैं। वैनबिन बार बार छिंग्याओ को असली प्लानर बताता रहता है, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता।
पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। मिस्टर साई अपने इकलौते बेटे को जाते देखकर टूट जाते हैं। तभी छिंग्याओ कहती है कि उसे एक ऐसे इंसान के बारे में पता है जो वेनबिन को इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। मिस्टर सी अपने एक जानकार के पास पहुंचकर रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मिस्टर म्यू से बात करके उनके बेटे को छोड़ने के लिए कहे। वो आदमी उन्हें याद दिलाता है कि उनके बेटे ने मिस्टर म्यू के सबसे प्यारे बेटे को सीरियसली इंजर्ड किया है। ऐसे मामले में वे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मू परिवार बिना कुछ लिए पीछे हट जाएगा। कुछ सोचने के बाद वो आदमी कहता है कि बात पूरी तरह इम्पॉसिबल भी नहीं है, मगर उसकी मदद की एक कीमत होगी। वो बताता है कि उसने शिये परिवार की अडॉप्टेड डॉटर की खूबसूरती के बारे में बहुत सुना है। मिस्टर साई उसकी बात समझ जाते हैं। अपने बेटे को बचाने के लिए वो जियू के स्कूल का एड्रेस उस आदमी को दे देते हैं। वो यहाँ तक कह देते हैं कि वो जियू के साथ जो चाहे कर सकता है। कुछ लोग स्कूल के बाहर जियू को आए हुए फ्लावर्स देखकर उसके भाई से पूछते हैं कि ये किस लड़के ने भेजे हैं। सभी को लगता है कि शायद वही आदमी है जिसने पहले बाई परिवार को विला रेंट पर दी थी। फ्लावर कार्ड पर टो साई जियू लिखा होता है। जियू तुरंत करेक्शन करती है कि उसका नाम अब बाई जियू है। क्लास में फ्लावर्स पहुंचते ही स्टूडेंट्स गॉसिप करने लगते हैं। कोई कहता है कि जियू ने मू परिवार के दोनों भाइयों को परेशान करने के बाद नया आदमी ढूंढ लिया है। जियू फ्लावर्स फेंकने के लिए कहती है क्योंकि उनकी क्लास में साई जियू नाम की कोई लड़की नहीं है। स्कूल के बाहर अंकल चेन नाम का आदमी उसका रास्ता रोक लेता है। वो पूछता है कि उसे भेजे हुए फ्लावर्स कैसे लगे। जियू उसे वहां से निकल जाने के लिए कहती है क्योंकि आज उसका लड़ाई करने का मूड नहीं है। अंकल चैन कहता है कि अब जियू खुद को शिये परिवार की सेकंड यंग लेडी न समझे। उसके पिता ने उसे पूरी तरह उसके हवाले कर दिया है। जियू जवाब देती है कि शिये परिवार की बेटी रहते हुए भी वो अंकल चैन को पसंद नहीं करती थी। अब उस परिवार से बाहर आने के बाद तो वो उसे और ज्यादा बेकार समझती है। वो आदमी जियू को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है। जियू उसे मारती है, मगर उसके लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी भाई भाई वहां पहुंच जाते हैं। वे अंकल चैन को पीटते हुए पूछते हैं कि उनकी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत उसने कैसे की। क्या उसे पता नहीं कि जियू के 8 भाई हैं? भाई जियू को वहां से जल्दी चलने के लिए कहते हैं क्योंकि घर में आज बहुत बड़ी खबर है। वे उसे पहले से मेंटली तैयार रहने के लिए भी बोलते हैं। घर पहुंचते ही जियू को 5वें और छठे भाई की बड़ी कामयाबी के बारे में पता चलता है। पूरा परिवार दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है। छठा भाई बाई यानवेई 50,000 कैंडिडेट्स में फर्स्ट आया है। उसने फाइनेंशियल ब्यूरो चीफ के एग्जाम के रिटन और इंटरव्यू दोनों राउंड्स में पहला स्थान हासिल किया। अब बैकग्राउंड चेक पूरा होते ही वो ऑफिशियली अपना काम शुरू कर सकता है। यानवेई इस सक्सेस का क्रेडिट जियू को देता है। अगर उसने उसे अपने सपने के पीछे जाने के लिए एनकरेज न किया होता तो वो एग्जाम ही नहीं देता। जियू कहती है कि सबसे बड़ी खुशी ये है कि उसका भाई आखिर वो काम कर पाएगा जो वो हमेशा से करना चाहता था। 5वां भाई यानछिंग भी पीछे नहीं रहता। वो लॉटरी में पूरे 200 मिलियन जीत चुका है। अब उसके पास एंटीक्स की दुनिया में जाने और अपना ड्रीम पूरा करने के लिए काफी पैसा है। जियू को पिछली जिंदगी की एक बात याद आती है। इसी समय एंटिक्स एक्सपर्ट डिंग क्वान ने सड़क किनारे एक स्टॉल पर किसी को अपना स्टूडेंट बनाया था। वही आदमी बाद में यानछिंग का राइवल बनकर उसे बार बार परेशान करता था। इस बार जियू उस मौका किसी और के हाथ नहीं जाने देना चाहती। वो यानछिंग से पूछती है कि क्या उसके पास बेचने लायक कुछ छोटी एंटीक्स हैं। वो उसके साथ स्टॉल लगाने जाने की बात करती है। जियू और यानछिंग रोड साइड स्टॉल लगाकर लोगों को अपने कलेक्टिबल्स दिखाने लगते हैं। यानछिंग आवाज लगाता है कि उसके पास जेन्युइन सामान है और जो चीज पसंद आए आकर देख सकते हैं। तभी छिंग्याओ अपनी एक साथी के साथ वहां पहुंचती है। वो जियू को स्टॉल चलाते देखकर मजाक उड़ाती है। उसके मुताबिक बाई परिवार हमेशा से सड़क पर चीजें बेचता आया है, इसलिए जियू सेकेंड जनरेशन स्टॉल ओनर बन गई है। जियू जवाब में बताती है कि वेनबिन को बचाने और मू परिवार से सेटलमेंट लेने के लिए शिये परिवार को अपने शेयर्स और प्रॉपर्टीज तक गंवाने पड़े हैं। छिंग्याओ दिखावा करती है कि कुछ एसेट्स चले जाने से शिये परिवार गरीब नहीं हो गया। वो कहती है कि अगर उसका मन किया तो वो जियू का पूरा स्टॉल तोड़ सकती है। गुस्से में वो फेदर डस्टर घुमाती है और एक पोर्सलन वासे नीचे गिराकर तोड़ देती है। छिंग्याओ उसे मामूली सामान समझती है, लेकिन वही मौजूद एक बुजुर्ग आदमी कहता है कि नुकसान 3 मिलियन का हुआ है। छिंग्याओ उस पर रॉबरी करने का आरोप लगाती है। बुजुर्ग बताता है कि ये स्पेशली मेड रू किल्न पोर्सलन था और 3 मिलियन इसकी सबसे कम कीमत है। जियू उस आदमी को पहचान लेती है। वो कोई और नहीं, मास्टर डिंग क्वान है। डिंग क्वान छिंग्याओ से तुरंत पैसा देने को कहते हैं। अगर उसने पेमेंट नहीं की तो वैल्यूएबल कल्चरल आइटम को नुकसान पहुंचाने का मामला बन सकता है। छिंग्याओ अपने साथ आई लड़की से मदद मांगती है, मगर वो साफ कह देती है कि प्रॉब्लम छिंग्याओ ने बनाई है, इसलिए उसे खुद संभाले।
शिये परिवार के रीसेंट पुलिस केस को देखते हुए वे ज्यादा अटेंशन नहीं चाहते, इसलिए कुछ लोग छिंग्याओ को वहां से ले जाने लगते हैं। झियो उसे जाते हुए कहती है कि पांचवे और छठे भाई की खुशी की वजह से वो इस बार उसे छोड़ रही है। अगली बार छिंग्याओ ने कोई हरकत की तो झियो शिये परिवार को पूरी तरह बैंकरप्ट करके उन्हें पुल के नीचे सोने पर मजबूर कर देगी। मास्टर डिंगक्वान झियो के साफ और समझदार व्यवहार की तारीफ करते हैं। झियो उन्हें बताती है कि स्टॉल पर रखे कलेक्टिबल्स उसके पांचवे भाई के हैं। डिंगक्वान सामान चेक करते हैं, कुछ पीसेस नकली निकलते हैं। यानचिंग भी उनकी पहचान कर लेता है। डिंगक्वान उसकी नज़र से खुश होकर पूछते हैं कि क्या वो उनकी टीम में शामिल होना चाहेगा। जिस एक्सपर्ट को पिछली जिंदगी में किसी और ने अपना टीचर बनाया था, वो इस बार खुद यानचिंग की एबिलिटी पहचान लेता है। उधर शिये परिवार एक टूटे फूटे छोटे घर में रहने के लिए मजबूर हो चुका है। परिवार छिंग्याओ को ब्लेम करता है कि उसकी वजह से वे मैंशन छोड़कर इस हालत में पहुंचे हैं। छिंग्याओ उन्हें भरोसा दिलाती है कि फादर ने जिस फंड में पैसा लगाया था वो जल्द मैच्योर होने वाला है। प्रॉफिट मिलते ही वे दोबारा पूरी शिये फैमिली प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मगर उसी समय खबर आती है कि वो फंड क्रैश हो गया है। शिये परिवार का बचा हुआ पैसा भी चला गया। सभी छिंग्याओ पर टूट पड़ते हैं। उनका कहना है कि उसकी गलत एडवाइस की वजह से परिवार पूरी तरह खत्म हो गया। छिंग्याओ का गुस्सा बाई परिवार पर निकलता है। वो कहती है कि इसका बदला उनसे लिया जाएगा। कोई उसे याद दिलाता है कि वेनबिन अभी अभी लीगल प्रॉब्लम से बाहर आया है, इसलिए फैमिली को फिलहाल लो प्रोफाइल रखना चाहिए। सीधी लड़ाई के बजाय छिंग्याओ नया जाल बनाती है। वो किसी से पुरानी दादी तक ये खबर पहुंचाने को कहती है कि शिये परिवार ने इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया है। सभी पूछते हैं कि दादी ने पहले ही उनके घर आकर उन्हें परेशान किया था, फिर छिंग्याओ दोबारा उसे क्यों बुलाना चाहती है। छिंग्याओ समझाती है कि इस बार वो चाहती है कि दादी और उसके लोग शिये घर में चोरी करें। छठा भाई यानवेई उनका सीधा रिलेटिव है। अगर उसके करीबी परिवार के लोग क्राइम में पकड़े गए तो बैकग्राउंड चेक फेल हो सकता है और वो फाइनेंशियल ब्यूरो चीफ नहीं बन पाएगा। परिवार के लोग छिंग्याओ के प्लान को बहुत चालाक मानते हैं और उसे पूरा करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। छिंग्याओ शिये घर में कई महंगी दिखने वाली चीजें रखती है और रिश्तेदारों को पहनने के लिए ज्वेलरी देती है। वो चाहती है कि कैमरास में साफ रिकॉर्ड हो कि दादी और चाचा फैमिली की चीजें उठा रहे हैं। चाचा घर में चारों तरफ देखकर कहता है कि इतने खराब इलाके में रहने के बाद भी शिये परिवार के पास काफी पैसा बचा है। मगर थोड़ी देर में उसकी नजर हिडन कैमरास पर पड़ जाती है। वो छिंग्याओ को पकड़कर पूछता है कि क्या वो उन सभी को जेल भेजना चाहती है। छिंग्याओ उसे समझाती है कि उसका असली टारगेट वे नहीं, बाई यानवेई है। वो इस रिकॉर्डिंग के जरिए उसका बैकग्राउंड चेक फेल करवाना चाहती है। चाचा को पहली बार पता चलता है कि यानवेई फाइनेंशियल ब्यूरो चीफ बनने वाला है। उसका प्लान तुरंत बदल जाता है। वो छिंग्याओ के लिए चोरी करने के बजाय इस इंफॉर्मेशन से पैसा कमाने का फैसला करता है। वो बाई चीमिंग को फोन करता है। दादी कॉल पे कहती है कि उसने सुना है उनका बेटा बड़ा ऑफिसर बन गया है। अब बाई चीमिंग को उसी दिन उन्हें 10 मिलियन रुपए देने होंगे। वो धमकी देती है कि पैसे नहीं दिए गए तो वे जबरदस्ती बाई परिवार से रकम ले लेंगे। कॉल खत्म होते ही दादी खुश होकर कहती है कि उसने सच में ऐसा बेटा पाल लिया जो अब उसके लिए बहुत सारा पैसा कमा सकता है। दूसरी तरफ एक बहुत अमीर बुजुर्ग महिला किसी खबर का इंतजार कर रही होती है। ये ओल्ड मैडम बाई हैं। वो अपने असिस्टेंट से पूछती है कि क्या उनके खोए हुए बेटे शुनशुन का कोई पता चला। असिस्टेंट माफी मांगते हुए बताता है कि यंग मास्टर सिर्फ 5 साल की उम्र में गायब हो गए थे। उस घटना को पूरे 50 साल बीत चुके हैं, मगर अब तक कोई पक्की खबर नहीं मिली। ये सुनकर ओल्ड मैडम बाई खुद को दोष देने लगती हैं। वो कहती है कि अगर उस दिन वो शुनशुन और शाओशुए को बाहर लेकर न जाती तो दोनों कभी उनसे बिछड़ते ही नहीं। शाओशुए की माँ उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी। ओल्ड मैडम बाई ने इतने साल दोनों बच्चों को वापस लाने की कोशिश में लगा दिए। उन्हें डर है कि अगर वे शुनशुन और शाओशुए को ढूंढे बिना मर गईं, तो मरने के बाद अपनी दोस्त का सामना नहीं कर पाएंगी। दोनों बच्चों की याद में वो इतनी इमोशनल हो जाती हैं कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। घर के लोग घबराकर उन्हें संभालते हैं और तुरंत हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते हैं। उधर दादी के 10 मिलियन वाले कॉल के बाद बाई परिवार में बहस शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि यानवे के करियर को बचाने के लिए इस बार उनकी डिमांड पूरी कर देनी चाहिए, मगर झियो साफ कहती है कि अगर वे आज झुक गए तो दादी और चाचा अगली बार उससे भी ज्यादा पैसा मांगेंगे। जब तक यानवे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रहेगा, वे उसके नाम का इस्तेमाल करके पूरे परिवार को बार बार धमकाते रहेंगे। परिवार के लोग बाई चीमिंग से कहते हैं कि उनकी माँ का व्यवहार बहुत ज्यादा भेदभाव वाला है। कोई भी बाहर का आदमी ये देखकर यही सोच
सोचेगा कि वो उनकी बायोलॉजिकल मदर नहीं है। जियो को पिछली जिंदगी में अपने साथ हुई बात याद आती है। जब शिए परिवार को पता चला था कि वो उनकी असली बेटी नहीं है, तो उन्होंने भी उसी तरह उसे फैमिली का अनपेड वर्कर बना दिया था। अब वही पैटर्न उसके पिता के साथ दिखाई दे रहा है। जियो सीधे बाई चीमिंग से पूछती है कि क्या उन्हें पूरा विश्वास है कि गाँव वाली दादी सच में उनकी बायोलॉजिकल मदर है। बाई चीमिंग अपने बचपन की कुछ धुंधली बातें याद करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत छोटे होने पर वो किसी बड़े और खूबसूरत घर में रहते थे। उनके साथ शाओशुए नाम की एक अच्छी दोस्त भी थी, मगर गांव वाले हमेशा कहते रहे कि वो सिर्फ उनका सपना था। उनकी पत्नी भी हैरानी से बताती हैं कि उन्हें याद आता है कि बचपन में कोई उन्हें शाओशुए कहकर बुलाता था। बाई चीमिंग समझ जाते हैं कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इतने साल दादी की डिमांड्स और अपमान सहने के बाद वो फैसला करते हैं कि अब इस रिश्ते की सच्चाई सामने आनी चाहिए। वो कहते हैं कि कोई उन्हें धमकाए तो वो सह सकते हैं, मगर कोई उनके बच्चों को हाथ लगाए ये वो स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए पूरा परिवार डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो जाता है। हॉस्पिटल में बाई चीमिंग की मुलाकात ओल्ड मैडम बाई से होती है। उनकी नज़र बाई चीमिंग के शरीर पर मौजूद एक खास बर्थ मार्क पर पड़ती है। वो बर्थ मार्क देखते ही उन्हें शुन शुन कहकर बुलाती हैं। बाई चीमिंग ठिठक जाते हैं। उस बुजुर्ग महिला की आवाज़ और चेहरा उन्हें जाने पहचाने लगते हैं, जबकि उन्हें याद नहीं कि उन्होंने उसे पहले कहाँ देखा था। ओल्ड मैडम बाई भी अपने खोए हुए बेटे को सामने देखकर यकीन नहीं कर पाती। इतने सालों की सर्चिंग के बाद वो फिर उसी इंसान के सामने खड़ी हैं जिसे बचपन में खो दिया था। हॉस्पिटल स्टाफ जल्द ही खबर लेकर आता है कि रिकॉर्ड्स में मिसिंग यंग मास्टर से मैच करने वाला डीएनए डिटेक्ट हुआ है। ओल्ड मैडम बाई तुरंत समझ जाती हैं कि उनका शक सही है। उनके सामने खड़े बाई चीमिंग ही उनके खोए हुए बेटे शुनशुन हैं। डीएनए की सच्चाई सामने आने से पहले बाई चीमिंग गांव वाली दादी को आखिरी बार फोन करते हैं। वो औरत कॉल उठाते ही पूछती है कि 10 मिलियन ट्रांसफर हुए या नहीं। बाई चीमिंग बहुत शांति से कहते हैं कि ये आखिरी बार है जब वो उसे माँ बुला रहे हैं। आज के बाद उनके बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वो औरत गुस्से में कहती है कि वो उसकी माँ है और उससे रिश्ता तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई। बाई चीमिंग उल्टा पूछते हैं कि क्या वो सच में पूरे विश्वास से कह सकती है कि उसने उन्हें जन्म दिया था। बाई चीमिंग साफ बोलते हैं कि उसने दोबारा उनकी पत्नी या बच्चों को परेशान किया तो वो पहले की तरह चुप नहीं रहेंगे। इसके बाद वो कॉल काट देते हैं। इतने साल जिस औरत को माँ समझा, उससे रिश्ता खत्म होने के बाद बाई चीमिंग अंदर से टूट जाते हैं। वो झियू को नानन कहकर बताते हैं कि अब उनके पास माँ नहीं है। उनकी पत्नी तुरंत उनका साथ देते हुए कहती हैं कि वो अकेले नहीं है, पूरा परिवार उनके पास है। तभी ओल्ड मैडम बाई वहाँ पहुँच जाती हैं। वो बाई चीमिंग के सामने खड़े होकर कहती हैं कि उनकी असली माँ अभी जिंदा है। वो बर्थ मार्क और डीएनए की सच्चाई दिखाती हैं। बाई चीमिंग उन्हें माँ बुलाते हैं। ओल्ड मैडम बाई अपने खोए हुए बेटे को गले लगाकर रोने लगती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने उसे ढूंढने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। बाई माँ ये रियूनियन देखकर खुश होती हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनकी अपनी ग्रैंड मदर या फैमिली भी उन्हें ढूंढ रही होगी, मगर वो खुद को बाई चीमिंग से अलग मानती हैं। पुराने समय में लड़कियों को कम वैल्यू दी जाती थी, इसलिए उन्हें डर है कि शायद उन्हें जानबूझकर छोड़ दिया गया हो। ओल्ड मैडम बाई पूरे परिवार को एक शानदार विला में लेकर आती हैं। वो बताती हैं कि ये घर उन्होंने मू परिवार से पहले ही खरीदवा लिया था और अब बाई चीमिंग का परिवार यहीं रहेगा। झियू और उसके माता पिता उन्हें धन्यवाद देते हैं। ओल्ड मैडम बाई पहली बार अपने पोतों से ठीक से मिलती हैं और हर बच्चे के काम तथा सपने के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन रखती हैं। वो छठे भाई यानवेई से कहती हैं कि उन्होंने सुना है वो फाइनेंशियल ब्यूरो चीफ बनने वाला है। उसे घर के पैसों की चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। पॉकेट मनी के नाम पर वो यानवेई को बाई ग्रुप के 10% शेयर्स दे देती हैं। अकाउंट में इतने जीरो देखकर सभी दंग रह जाते हैं। ओल्ड मैडम बाई बहुत कैजुअली बताती हैं कि वैल्यू सिर्फ 1 बिलियन है। जियो फिर पांचवें भाई यानचिंग का इंट्रोडक्शन देती है। वो बताती है कि उसके भाई ने प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके लॉटरी नंबर्स कैलकुलेट किए और जीत हासिल की। ओल्ड मैडम बाई को पहले से मालूम है कि यानचिंग को एंटीक्स पसंद है। वो उसे हेचेंग के फॉरबिडन सिटी कलेक्शन से जुड़ा एक बेहद कीमती ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलिन पीस देती है। यानचिंग खुशी से उनका धन्यवाद करता है। सातवां भाई भी गिफ्ट के लिए एक्साइटेड होकर आगे बढ़ता है। ओल्ड मैडम बाई उसे धीरे चलने के लिए कहती हैं और बताती हैं कि उन्होंने उसके गेमिंग इंटरेस्ट के लिए लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड खरीदा है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने एक पूरी एस्पोर्ट्स टीम भी खरीद ली है और सातवें भाई का नाम अगले महीने होने वाले लीग ऑफ लेजेंड्स टूर्नामेंट में रजिस्टर करवा दिया है। सातवां भाई ये जानकर ओल्ड मैडम बाई को गले लगा लेता है। उसे और भी ज्यादा खुशी तब होती है जब पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर खुद भी गेम्स खेलती हैं। वो अगली बार उनके साथ ऑनलाइन खेलने का प्रॉमिस करता है। फिर बारी यानझो की आती है।
ओल्ड मैडम बाई को मालूम है कि वो मेडिकल स्कूल में जाना चाहता है। वो 2 हॉस्पिटल्स उसके मैनेजमेंट में दे देती हैं और कहती हैं कि अगर वो रिसर्च करना चाहे तो दोनों हॉस्पिटल्स उसके काम को सपोर्ट करेंगे। यानजो इतना शॉक्ड हो जाता है कि कुछ बोल ही नहीं पाता। परिवार हंसकर कहता है कि टेंशन की जरूरत नहीं, वो अक्सर एक्साइटमेंट में ऐसा हो जाता है। ओल्ड मैडम बाई बाई माँ को अपने परिवार का हेयरलूम जड़े ब्रेसलेट देती हैं। बाई माँ उसे बहुत कीमती बताकर लेने में हेजिटेट करती हैं। ओल्ड मैडम बाई कहती हैं कि इतने सारे बच्चों को पालने में उन्होंने बहुत मेहनत की है। इस फैमिली को साथ रखने के लिए वो उनके प्रति थैंकफुल हैं। बाई माँ ब्रेसलेट स्वीकार करके उन्हें माँ बुलाती हैं। आखिर ओल्ड मैडम बाई अपनी इकलौती पोती जियो के पास आती हैं। वो कहती हैं कि शिये परिवार में इतने साल रहकर उसने बहुत कुछ सहा है। बाकी लोगों को दिए गए शेयर्स और एसेट्स के बाद बाई फैमिली की जो प्रॉपर्टी बचेगी वो पूरी जियो की होगी। वो बाई फैमिली की तीसरी जनरेशन की इकलौती पोती है, इसलिए ओल्ड मैडम बाई उसे अपनी वारिस बनाना चाहती हैं। जियो हैरानी से खुद की तरफ इशारा करती है। उसे विश्वास नहीं होता कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी सिर्फ उसे दी जा रही है। ओल्ड मैडम बाई बताती हैं कि परसों जियो का बर्थडे है। वो अपनी पोती के लिए एक बहुत ग्रैंड बर्थडे बैंक्वेट रखेंगी। वो बेबी स्विचिंग वाले पुराने मामले की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर चुकी हैं। बाई जेन को पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई है कि 18 साल पहले बच्चों की अदला बदली कैसे हुई थी। ओल्ड मैडम बाई साफ बोलती हैं कि अगर शिये परिवार का इसमें कोई हाथ निकला तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद वो बाई जैन का इंट्रोडक्शन देती हैं। बाई जैन उनकी अडॉप्टेड डॉटर है। ओल्ड मैडम बाई को लगता है कि सभी यंग हैं, इसलिए आसानी से एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे। उधर शिये घर में छिंगयाओ का बर्थडे भी उसी दिन पड़ने वाला है, मगर उसके पिता कहते हैं कि उसकी किस्मत बहुत खराब है क्योंकि उसी दिन ओल्ड मैडम बाई की पोती का ग्रैंड बर्थडे बैंक्वेट है। शिये परिवार अब छिंगयाओ के लिए कोई सेलिब्रेशन नहीं करेगा। छिंगयाओ दुखी बनने का नाटक करते हुए कहती है कि फैमिली की हालत देखकर वो सिचुएशन समझ सकती है और किसी को परेशान नहीं करेगी, मगर उसके माता पिता उल्टा उसी पर भड़क जाते हैं। उनका कहना है कि परिवार इस हालत में छिंगयाओ की वजह से पहुंचा है, वो उनके लिए बैड लक लेकर आई। फिर उसे बताया जाता है कि कैपिटल के सभी अमीर और पावरफुल फैमिलीज बाई परिवार की हायरस बाई जियो के बैंक्वेट में आएंगे। मिस्टर सीए छिंगयाओ को तैयार होकर वहां जाने के लिए कहते हैं। उसका काम बाई परिवार की हायरस से अच्छी फ्रेंडशिप करना और किसी तरह शिये फैमिली को दोबारा ऊपर उठाने का रास्ता ढूंढना है। वो साफ बोल देते हैं कि अगर छिंगयाओ ये छोटा सा काम भी नहीं कर पाई तो उसे घर वापस आने की जरूरत नहीं है। बर्थडे बैंक्वेट के एंट्रेंस पर छिंगयाओ की मुलाकात जियो से हो जाती है। उसे अभी तक नहीं मालूम कि पार्टी की में गेस्ट खुद जियो है। वो जियो को देखकर हंसती है और पूछती है कि दुनिया न देखने वाली गरीब लड़की को बाई फैमिली की यंग लेडी के बर्थडे में किसने बुलाया। जियो भी पीछे नहीं हटती। वो छिंगयाओ से कहती है कि उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है और वो अब कोई सोशलाइट नहीं रही, फिर भी हर अमीर इवेंट में घुसना उसकी पुरानी आदत है। छिंगयाओ चिढ़कर पूछती है कि जियो को उसे क्रिटिसाइज करने का क्या हक है। वो जियो के हाथ में ठीक गिफ्ट न देखकर उसका मजाक उड़ाती है। जियो उससे कहती है कि उसे दूसरों की चीजों के बारे में सोचने के बजाय अपना काम देखना चाहिए। वो हर समय बिना वजह गुस्सा करती है और सामने आने वाले हर इंसान को डांटती रहती है। इसी बीच एक उम्रदराज बाई फैमिली वुमन जियो के पास आती है। छिंगयाओ उसे भी बूढ़ी औरत कहकर अपमानित कर देती है। वो महिला जियो को प्यार से स्वीटी बुलाती है और अपने साथ अंदर ले जाती है। छिंगयाओ पीछे से देखती हुई सोचती है कि पहले वो बाई फैमिली की यंग लेडी के करीब जाएगी, फिर जियो से हिसाब करेगी। बैंक्वेट शुरू होते ही होस्ट सभी गेस्ट का स्वागत करता है। वो कहता है कि अब बाई फैमिली की हायरस मिस बाई जियो को स्टेज पर बुलाया जाएगा। जियो सबके सामने आते ही छिंगयाओ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जिस लड़की का वो एंट्रेंस पर मजाक उड़ा रही थी वही इस ग्रैंड पार्टी की मैं पर्सन है। गेस्ट तालियां बजाकर जियो को हैप्पी बर्थडे कहते हैं। ओल्ड मैडम बाई उसके साथ खड़ी होती है और सभी के सामने उसे अपनी इकलौती पोती के रूप में एक्सेप्ट करती हैं। छिंगयाओ को लगता है कि उसकी जिंदगी फिर जियो ने छीन ली। पहले जियो शिये परिवार की बेटी बनकर उसकी जगह रही और अब असली बाई परिवार इतना अमीर निकला कि छिंगयाओ की पुरानी जिंदगी उसके सामने कुछ भी नहीं है। बैंक्वेट में लोग बाई परिवार की तेजी से बढ़ती पावर पर चर्चा करते हैं। ओल्ड मैडम बाई के सपोर्ट के बाद बाई छीमिंग का परिवार लगातार आगे बढ़ रहा है। कुछ गेस्ट बाई जेन के बारे में भी बात करते हैं। उन्होंने सुना था कि ओल्ड मैडम बाई ने पहले एक गरीब फीमेल स्टूडेंट को अडॉप्ट किया था, लेकिन वो हमेशा फैमिली के बाहर के काम संभालती रही और उसे कंपनी के कोर में नहीं आने दिया गया। ओल्ड मैडम बाई का असली बेटा वापस आ चुका है। लोगों को लगता है कि फैमिली प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई शुरू होगी और शायद बाई जेन के लिए बाई परिवार में कोई जगह न बचे। छिंगयाओ ये गॉसिप ध्यान से सुनती है। उसे तुरंत समझ आता है कि बाई जेन की इनसिक्योरिटी उसके काम आ सकती है। छिंगयाओ अकेले में बाई जेन के पास पहुंचती है। वो
वो पहले उसे सम्मान से ऑन्ट बुलाती है और बताती है कि शिए परिवार ने उसे 18 साल तक पाला है। फिर वो सीधे बाई जेन की कमजोर जगह पर बात करती है। वो कहती है कि उसने सुना है ओल्ड मैडम बाई के असली बेटे के आने के बाद बाई जेन को फैमिली में साइड किया जा रहा है। छिंग्याओ को ऑपरेशन का ऑफर देती है। वो बाई जेन को बाई फैमिली के अंदर असली पावर दिलाने में मदद करेगी। बदले में बाई जेन को बाई छीमिंग और झियू को रास्ते से हटाना होगा। बाई जेन बिना ज्यादा सवाल किए डील मान लेती है। छिंग्याओ उसकी सीधी हाँ से खुश हो जाती है। अब उसे लगता है कि बाई फैमिली को अंदर से तोड़ने के लिए उसे सही पार्टनर मिल गया है। बैंक्वेट के बाद बाई फैमिली घर लौटती है। कुछ ही समय में छिंग्याओ वहां पहुंचकर बाई माता पिता के सामने घुटनों पर बैठ जाती है। वो रोते हुए कहती है कि पहले उससे बहुत बड़ी गलती हुई, अब वो वापस आकर अपने माता पिता की सेवा करना चाहती है। बाई माँ बिना इमोशन दिखाए मना कर देती है। छिंग्याओ कहती है कि शिए परिवार उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। उसे टूटे फूटे और गंदे कमरे में रखा गया, उससे काम करवाया गया और कई बार मारा भी गया। वो कहती है कि उसने माता पिता और 8 भाइयों के ट्रस्ट को तोड़ा था, मगर अब उसे अपनी गलती समझ आ गई है। छिंग्याओ भाइयों से अपने लिए बात करने की रिक्वेस्ट करती है, मगर एक भाई साफ कह देता है कि उसकी सिर्फ एक बहन है और उसका नाम झियू है। छिंग्याओ झियू के सामने आकर भीख मांगती है। वो प्रॉमिस करती है कि वापस आने के बाद बहन की तरह हक नहीं मांगेगी। जरूरत पड़ी तो झियू की सर्वेंट बनकर रहेगी। वो कहती है कि अब बाई परिवार बहुत अमीर है, एक और बेटी को रखना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाई माँ ओल्ड मैडम बाई की तरफ देखकर फैसला लेने से पहले उनकी राय पूछती हैं। ओल्ड मैडम बाई कहती हैं कि घर की मालकिन उनकी बहू है, इसलिए वही फाइनल डिसीजन लेगी। छिंग्याओ उन्हें ग्रैंडमा बुलाती है, लेकिन ओल्ड मैडम बाई तुरंत रोक देती हैं। वो कहती हैं कि उनकी इकलौती ग्रैंड डॉटर झियू है। बाई छीमिंग बताते हैं कि शायद वो छिंग्याओ को किसी समय वापस एक्सेप्ट कर लेते, मगर वो झियू के साथ हुई उसकी हरकतें नहीं भूल सकते। अगर उन्होंने छिंग्याओ को बेटी मान लिया तो ये उनकी पत्नी और असली बेटी दोनों के साथ गलत होगा, इसलिए छिंग्याओ का वापस आना इम्पॉसिबल है। भाई छीमिंग उसे जाने के लिए कहते हैं। भाई भी याद दिलाते हैं कि पहले छिंग्याओ ने ही बाई परिवार की गरीबी देखकर उन्हें छोड़ दिया था। अब पैसा देखकर लौटने का कोई मतलब नहीं है। बाई परिवार से निकाले जाने के बाद छिंग्याओ फिर बाई जेन के पास पहुंचती है। वो उससे एक और मदद मांगती है। छिंग्याओ बताती है कि 7वां भाई बाई यानजिंग अगले दिन एस्पोर्ट्स टूर्नामेंट खेलने वाला है। कंपटीशन से पहले वो रात को एक खास रूम में रुकेगा। वो बाईजेन को रूम की इन्फॉर्मेशन देकर बाकी काम उसके ऊपर छोड़ देती है। बाईजेन मदद के लिए तैयार हो जाती है। उधर यानजिंग फोन पर जाओ जाओ नाम की लड़की से बात कर रहा होता है। ये सुनकर कि वो अगले दिन उसका मैच देखने आएगी, वो बहुत खुश हो जाता है। वो प्रॉमिस करता है कि पूरी मेहनत से खेलेगा। रात में छिंग्याओ प्लान के मुताबिक रूम में जाती है, मगर सुबह उसकी आंख खुलती है तो सामने यानजिंग नहीं, मुंह गुआनलिन होता है। गुआनलिन भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो पूछता है कि छिंग्याओ ने उसके साथ क्या किया। छिंग्याओ घबराकर कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। गुआनलिन उसे घटिया ट्रिक्स इस्तेमाल करने वाली लड़की कहता है। वो याद दिलाता है कि छिंग्याओ और उसके पिता इतने समय से मू परिवार के सपोर्ट पर जी रहे हैं। छिंग्याओ भी गुस्से में मू परिवार को इंसल्ट करती है। वो कहती है कि मू फैमिली कोई बहुत महान नहीं है और गुआनलिन खुद को जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंट न समझे। अब उसकी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। गुआनलिन कमरे में मौजूद फोटोज और रिकॉर्डिंग देखकर उन्हें डिलीट करने के लिए कहता है। वो छिंग्याओ को बताता है कि मू परिवार इस हरकत के बाद उसे नहीं छोड़ेगा। रूम से बाहर आने के बाद छिंग्याओ समझने की कोशिश करती है कि उसका प्लान उल्टा कैसे पड़ गया। थोड़ी देर में उसे झियू दिखाई देती है और सारी बात समझ आ जाती है। वो झियू पर सब कुछ बदलने का आरोप लगाती है। झियू बिना डर के मान लेती है कि उसी ने छिंग्याओ का प्लान फेल किया है। बाई जेन भी वहाँ आती है। वो झियू से पूछती है कि छिंग्याओ ने उसे और उसके परिवार को इतना परेशान किया, फिर भी उसने उसे ज्यादा बड़ा लेसन क्यों नहीं दिया। झियू कहती है कि वो छिंग्याओ के लेवल तक नहीं गिरना चाहती। उसकी नज़र में ऐसे गंदे ट्रिक्स का जवाब उसी तरह देना जरूरी नहीं है। बाईजेन मुस्कुराकर कहती है कि झियू ऐसा नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे छिंग्याओ के लेवल तक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो खुद उसे जवाब देगी। एस्पोर्ट्स टूर्नामेंट शुरू होता है। 7वां भाई यानजिंग अपनी टीम के साथ लगातार मैचेस खेलता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर लोग हैरान होते हैं। एक प्लेयर कहता है कि उसने पहली बार ऐसा प्रोफेशनल देखा है जो एक राउंड खराब होने के बाद भी खेल छोड़ने के बजाय लगातार कमबैक करता है। छिंग्याओ दूर बैठी सब देख रही होती है। वो झियू से कहती है कि अभी ज्यादा प्राउड न बने, असली मुकाबला आगे दिखाई देगा। उसके दिमाग में यानजिंग की रेपुटेशन खराब करने का नया प्लान घूम रहा है। उसे याद आता है कि जाओ जाओ मैच देखने आने वाली है। अब वो उसी लड़की का इस्तेमाल करेगी। मैच खत्म होने पर झियू अपने भाई के पास पहुंचती है। वो कहती है कि यानजिंग ने टीम को चैंपियनशिप तक पहुंचाकर कमाल कर दिया।
जियो उसे याद दिलाती है कि उसने हमेशा उसकी गेमिंग टैलेंट पर भरोसा किया था। घर में माता पिता और ग्रैंड मदर भी विक्ट्री फीस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। यानजिंग बाहर से कूल बनने की कोशिश करता है। वो कहता है कि परफॉर्मेंस बस ठीक थी और उसने अपनी पूरी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की। कंपटीशन के बाद जाओ जाओ यानजिंग के सामने आती है। वो उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि आज वो बहुत शानदार लग रहा था। फिर वो अचानक बताती है कि वो लंबे समय से उसे पसंद करती है। जियो की नज़र जाओ जाओ के इयररिंग्स पर पड़ती है। उसने यही इयररिंग्स पहले शिए माँ के पास देखे थे। शिए माँ इस ज्वेलरी को बहुत संभाल कर रखती थी और कहती थी कि पूरे शहर में इसका सिर्फ एक पैर है। जियू समझ जाती है कि जाओ जाओ को छिंग्याओ ने भेजा है, मगर यानजिंग सच में उसे पसंद करता है, इसलिए जियू बिना प्रूफ के भाई को दुख नहीं देना चाहती। वो अचानक आइसक्रीम खाने की जिद करती है और कहती है कि उसे अभी चाहिए। यानजिंग तुरंत लेने जाने को तैयार हो जाता है। वो जाओ जाओ के लिए भी आइसक्रीम लाने की बात कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जियो जाओ जाओ से कहती है कि उसे पता है वो शिए परिवार की तरफ से आई है। जाओ जाओ बिना डर के सच मान लेती है। छिंग्याओ ने उसे पहले यानजिंग के साथ रिलेशनशिप में आने और कुछ समय बाद ब्रेकअप करने को कहा था। ब्रेकअप के समय वो यानजिंग पर डोमेस्टिक वायलेंस और चीटिंग के आरोप लगाएगी। अब यानजिंग स्पोर्ट्स चैंपियन और पब्लिक फिगर बन चुका है। ऐसे आरोप लगते ही उसका पूरा करियर खत्म हो जाएगा। जियो गुस्से में पूछती है कि यानजिंग उसके साथ सिंसियर है, फिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। जाओ जाओ कहती है कि सिंसेरिटी की कोई वैल्यू नहीं होती। यानजिंग उसे पसंद करता है, इसलिए वो सिर्फ इस्तेमाल करने लायक इंसान है। वो जियो को चैलेंज करती है कि अगर वो सारी बात भाई को बताएगी तब भी यानजिंग उस पर भरोसा नहीं करेगा। उसे लगेगा कि जियो उनका रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रही है। जियो उसे स्लैप कर देती है। जाओ जाओ जियो पर पलटने की कोशिश करती है, मगर तभी यानजिंग वापस आ जाता है। जाओ जाओ तुरंत विक्टिम बनने का नाटक करके कहती है कि जियो ने बिना वजह उसे मारा, मगर यानजिंग बिना सवाल किए अपनी बहन के सामने खड़ा हो जाता है। वो साफ कहता है कि वजह जो भी हो, जाओ जाओ को उसकी बहन के खिलाफ जाने का कोई हक नहीं है। वो उसी समय रिलेशनशिप खत्म कर देता है और कहता है कि अब कभी उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। जाओ जाओ के जाने के बाद जियो इयररिंग्स के बारे में सोचती है। ये माँ अपनी ज्वेलरी को जान से ज्यादा संभालती है, इसलिए उन्होंने ये पैर छिंग्याओ को विलिंगली नहीं दिया होगा। जियो समझ जाती है कि छिंग्याओ ने इयररिंग्स चुराए हैं। वो ये बात शिए परिवार तक पहुंचाने का फैसला करती है। उसके भाई को टारगेट करने के बाद अब वो छिंग्याओ को आसानी से नहीं छोड़ेगी। शिए घर में जियो की भेजी इन्फॉर्मेशन पहुंचते ही शिए माँ अपनी ज्वेलरी चेक करती हैं। उन्हें पता चलता है कि खास इयररिंग्स सच में गायब है। वो गुस्से में छिंग्याओ को चोर कहती हैं। परिवार उन इयररिंग्स को बेचकर विदेश जाने के लिए पैसा जुटाना चाहता था। अब इतनी वैल्यूएबल चीज छिंग्याओ ने चुरा ली। शिएमा उसे पकड़कर मारने की बात करती है, मगर वैनबिन अपने पिता को रोकता है। वो कहता है कि उन्हें एक और बेटी को घर से निकालने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। उसके मुताबिक छिंग्याओ भी जियो की तरह फैमिली के काम आ सकती है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसके जरिए वे बाई फैमिली के पैसे और सपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। वेनबिन के पास छिंग्याओ को खुद उनकी बात मानने के लिए तैयार करने का पूरा प्लान है। छिंग्याओ घर लौटती है तो पिता और भाई पहली बार उसके साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं। मिस्टर सी उसे पास बैठाकर कहते हैं कि उन्हें एक जरूरी फैमिली मैटर डिस्कस करना है। वो कहते हैं कि बाई परिवार ने उसे 18 साल तक पाला है, इसलिए उसके दिल में उनके लिए फीलिंग्स होना नॉर्मल है। मिस्टर सिया चाहते हैं कि वो कुछ समय के लिए बाई परिवार में वापस चली जाए। वहां रहकर वो सभी का ट्रस्ट जीते और उन्हें शिए फैमिली की मदद करने के लिए तैयार करे। का कहना है कि बाई परिवार अब बहुत पावरफुल है। अगर छिंग्याओ उन्हें खुश कर दे तो शिए फैमिली आसानी से अपना बिजनेस दोबारा खड़ा कर सकती है। मिस्टर सी प्रॉमिस करते हैं कि इस काम का बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। वो छिंग्याओ को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं जिनमें विला, स्पोर्ट्स कार और कंपनी शेयर शामिल हैं। वो कहते हैं कि आने वाले समय में ये सब छिंग्याओ का होगा। इतने दिन इंसल्ट सहने के बाद परिवार का प्यार देखकर छिंग्याओ तुरंत भावुक हो जाती है। वो सोचती है कि चाहे जो हो, शिए परिवार अब भी बाई परिवार से ज्यादा उसकी केयर करता है। वो अपने पिता और भाई को धन्यवाद देती है। वेनबिन उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है कि सभी एक फैमिली है, इसलिए बस साइन कर दे। छिंग्याओ डॉक्यूमेंट्स ठीक से पढ़े बिना कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। प्लान के मुताबिक शिए परिवार छिंग्याओ को लेकर बाई घर पहुंचता है। छिंग्याओ रोते हुए बाई माँ से उसे वापस लेने की रिक्वेस्ट करती है। वो दावा करती है कि शिए परिवार ने उसे घर से निकाल दिया और अब उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं है। शिए माँ पूरी बात पूछती हैं तो शिए पेरेंट्स कहते हैं कि छिंग्याओ ने अपनी माँ के इयररिंग्स चुराए थे, इसलिए आज से उसका शिए फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। शिए माँ अपनी बायोलॉजिकल डॉटर से यहाँ तक कह देती हैं कि अगर बाई परिवार भी उसे नहीं रखे तो वो कहीं जाकर मर जाए। बाई माँ इस बेरहम बात से हैरान रह जाती हैं। वो कहती हैं कि इयररिंग्स के एक पैर के लिए बायोलॉजिकल माता पिता अपनी बेटी के साथ इतना गलत कैसे कर सकते।
शिये परिवार कहता है कि अगर बाई लोग छिंग्याओ को वापस चाहते हैं तो पहले उसके 18 साल के लिविंग एक्सपेंसेस चुकाने होंगे। जियो तुरंत सामने आकर कहती है कि उसके 18 साल शिये परिवार में रहने के पैसे भी तो बनने चाहिए। जब तक वे रकम नहीं देंगे कोई डील नहीं होगी। शिये फैमिली पूछती है कि कितने पैसे चाहिए। जवाब मिलता है 10 मिलियन। मिस्टर सी गुस्से में इसे स्कैम बताते हैं, लेकिन ओल्ड मैडम बाई पैसे देने के लिए तैयार हो जाती हैं। परिवार का कोई मेंबर पहले मना करता है, मगर आखिर पेमेंट कर दी जाती है। पैसा मिलते ही बाई परिवार छिंग्याओ को घर के अंदर रहने देता है और शिये परिवार को बाहर जाने के लिए कहता है। डोर बंद करते हुए वे साफ बोलते हैं कि अब उन्हें छोड़ने बाहर तक कोई नहीं आएगा। शिये परिवार बाहर निकलते ही अपना असली चेहरा दिखाता है। शिये माँ 10 मिलियन चले जाने पर गुस्से से छिंग्याओ और बाई परिवार को शेमलेस कहती हैं। कोई वैनबिन से पूछता है कि जब फैमिली बैंकरप्ट है तो उसके पास इतनी बड़ी रकम आई कहाँ से। शिये माँ को वैनबिन बताता है कि उसने छिंग्याओ के साइन किए कॉन्ट्रैक्ट में हाई इंटरेस्ट लोन की कंडीशन जोड़ दी थी। उसी के नाम पर 10 मिलियन का लोन लेकर रकम बाई परिवार को दी गई है, जबकि पूरा डेट और उसका इंटरेस्ट छिंग्याओ को चुकाना होगा। अब शिये परिवार उसे लैंडर्स के सामने अकेला छोड़कर विदेश भागने की तैयारी करता है। माता पिता अपने बेटे की तारीफ करते हैं। अब उन्हें बाई फैमिली या छिंग्याओ में से किसी की जरूरत नहीं है। बाई घर में छिंग्याओ सभी को वापस रखने के लिए धन्यवाद देती है। वो माँ से प्रॉमिस करती है कि इस बार फैमिली को निराश नहीं करेगी। बाई माँ साफ कर देती हैं कि उन्होंने उसे अपनी बेटी मानकर वापस नहीं बुलाया। फिलहाल सिर्फ घर में रहने की परमिशन दी गई है। छिंग्याओ पहले बहुत गुस्सा करती थी और काम को छोटा समझती थी। अगर उसे यहाँ रहना है तो उसे अपना बिहेवियर बदलना पड़ेगा। बाई माँ बताती हैं कि अगले दिन से वो उनके साथ स्टॉल लगाएगी और सामान बेचेगी। छिंग्याओ तुरंत विरोध करती है। वो खुद को बाई फैमिली की यंग लेडी बताकर पूछती है कि वो सड़क पर स्टॉल कैसे चला सकती है। बाई माँ उसे याद दिलाती हैं कि वो हमेशा स्टॉल लगाने वालों को नीचा समझती थी, जबकि उन्हीं छोटे स्टॉल्स की कमाई से उन्होंने 8 बेटों और उसे 18 साल तक पाला। वो समझाती हैं कि कोई हॉनेस्ट काम बड़ा या छोटा नहीं होता। बाई फैमिली भी जन्म से अमीर नहीं थी। उन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बनाया है। जियो भी 5वें भाई के साथ रोड साइड स्टॉल लगा चुकी है। अगर इतनी बड़ी हायरस होकर वो काम कर सकती है तो छिंग्याओ क्यों नहीं। बाई माँ फाइनल बात कहती हैं, स्टॉल पे काम करो वरना अभी घर छोड़ दो। कोई दूसरा रास्ता न देखकर छिंग्याओ अगले दिन काम पे जाने के लिए मान जाती है, मगर मन में सोचती है कि उसे बाई फैमिली की वेल्थ चाहिए, वरना वो एक पल भी यहाँ न रुके। रात में छिंग्याओ की नजर बाई माँ के हेयरलूम जड़े ब्रेसलेट पर पड़ती है। वो चुपचाप ब्रेसलेट चुरा लेती है। उसका प्लान है कि इसे बेचकर काफी पैसा मिल जाएगा। फिर उसे काम करने, स्टॉल लगाने या किसी की डांट सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बाई परिवार से दूर आराम की जिंदगी जी सकेगी। ब्रेसलेट लेकर निकलते समय कुछ लोन शार्क्स उसे रोक लेते हैं। वे कहते हैं कि उसने जो लोन लिया था उसका पैसा वापस नहीं दिया। अगर पेमेंट नहीं मिली तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। छिंग्याओ घबराकर कहती है कि उसने कभी उनसे पैसा नहीं लिया, जरूर उन्होंने गलत इंसान को पकड़ लिया है। वे लोग उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं। अपना साइन देखकर छिंग्याओ समझ जाती है कि वैनबिन ने उसे धोखा दिया था। लोन शार्क्स उसकी बात सुनने के बजाय हाथ में मौजूद ब्रेसलेट छीन लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये बहुत वैल्यूएबल है और डेट का कुछ हिस्सा निकल सकता है। छिंग्याओ ब्रेसलेट वापस मांगते हुए पुलिस बुलाने की धमकी देती है। फिर वो तुरंत वैनबिन को फोन करती है और कहती है कि वो पिता को उसकी सच्चाई बताएगी, मगर कॉल करने पर रिकॉर्डेड वॉइस आती है कि डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है। छिंग्याओ को समझ आता है कि पूरा शिये परिवार पहले ही विदेश भाग चुका है। वो गुस्से में कहती है कि उन्होंने मिलकर उसे धोखा दिया और अकेला छोड़ दिया। अगर वे उसे साथ लिए बिना भागे हैं तो वो भी उन्हें चैन से नहीं रहने देगी। छिंग्याओ सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिये परिवार के सभी क्राइम्स रिपोर्ट करने का फैसला करती है। पुलिस स्टेशन में छिंग्याओ ऑफिसर को बताती है कि वो शिये परिवार के खिलाफ उनके क्राइम्स की रिपोर्ट लिखवाना चाहती है। इसके बाद वो स्टॉल बंद करके बाई घर लौटती है। अंदर आते ही माँ को परेशान देखकर पूछती है कि क्या हुआ। बाई माँ उसके सामने ब्रेसलेट चोरी की बात रख देती है। वो कहती है कि ये वही ब्रेसलेट था जो ओल्ड मैडम बाई ने उन्हें फैमिली हेयरलूम के रूप में दिया था। छिंग्याओ सफाई देने की कोशिश करती है, मगर बाई माँ कहती है कि बाई परिवार चोरों को अपने घर में नहीं रखता। वो उसे तुरंत निकल जाने के लिए बोलती है। छिंग्याओ रोते हुए अपनी गलती मानती है और एक चांस मांगती है, मगर अब किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं है। जियो सामने आकर बताती है कि उसे काफी पहले शक हो गया था कि छिंग्याओ ब्रेसलेट चुराने वाली है, इसलिए उसने असली जाड़े ब्रेसलेट सुरक्षित रखकर उसकी जगह फेक ब्रेसलेट रख दिया था।
जिस ब्रेसलेट को लोन शार्क्स ले गए हैं वो नकली है। जैसे ही उन्हें इसकी सच्चाई पता चलेगी वे छिंग्याओ को ढूंढते हुए वापस आएंगे। छिंग्याओ फिर माँ को पुकारती है मगर कोई उसे बचाने नहीं आता। इसी बीच एनफोर्समेंट टीम के लोग पहुंचकर अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। न्यू ईयर्स ईव पर बाई परिवार घर में डिनर की तैयारी कर रहा होता है। कोई फैमिली मेंबर बाहर से लौटता है और माँ से कहता है कि आज का पूरा खाना वो खुद बनाएगा। सभी खुशी से काम बांट रहे होते हैं। तभी छिंग्याओ अचानक वापस आ जाती है। वो झियो का नाम लेकर चिल्लाती है कि वो उससे नफरत करती है। वो गुस्से में बाई माँ पर हमला कर देती है। परिवार के लोग चौंक कर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि उसने किसी की जान लेने की कोशिश की है। छिंग्याओ चिल्लाती है कि सभी लोग बाई झियो के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं। मोशुन जवाब देता है कि बाई परिवार की माँ भी उसके लिए अपने परिवार जैसी है, जबकि छिंग्याओ सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती है। उसे जवाब मिलता है कि बाई माँ उनके लिए फैमिली है। छिंग्याओ की तरह वे लोग अपने फायदे के लिए परिवार को सैक्रिफाइस नहीं करते। छिंग्याओ टूटकर कहती है कि आखिर उसकी गलती क्या है। झियो के पास जो फैमिली, पैसा और स्टेटस है वो सब असल में उसका होना चाहिए था। उसे लगता है कि उसकी पहली जिंदगी झियो ने ले ली और दूसरी जिंदगी में भी वो फिर हार गई। वो पूछती है कि अगर वो एक बार और मर जाए तो क्या उसे दोबारा शुरुआत करने का मौका मिलेगा। सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो खुदकुशी की तरफ बढ़ जाती है। छिंग्याओ बार बार कहती है कि वो फिर से शुरू करना चाहती है। उसके गिरते ही इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया जाता है। हॉस्पिटल को बताया जाता है कि यहाँ किसी ने सुसाइड करने की कोशिश की है। हंगामा शांत होने के बाद मोशन जियो को न्यू ईयर गिफ्ट देता है। बॉक्स खोलने पर अंदर एक कैमरा निकलता है। मोशन पूछता है कि उसे गिफ्ट पसंद आया या नहीं। जियो खुशी से हाँ कहती है और उसका धन्यवाद करती है। बाहर ठंड होती है लेकिन मोशन अपना वार्म कपड़ा जियो को देना चाहता है। जियो कहती है कि वो खुद ठंड में नहीं है और कपड़ा मोशन को पहनना चाहिए। दोनों एक दूसरे को वही कपड़ा पहनाने लगते हैं। बाई माँ उन्हें बाहर खड़ा देखकर मोशन को न्यू ईयर्स ईव डिनर में शामिल होने के लिए बुला लेती है। वो उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार एक दूसरे को खाना दे रहा होता है। कोई अपना बोल मोशन को देता है तो कोई झियो को ज्यादा खाने के लिए कहता है। डिनर के बाद ग्रुप फोटो लेने की बात होती है। सभी तुरंत मान जाते हैं मगर अब लड़ाई शुरू होती है कि झियो के पास कौन बैठेगा। भाई कहते हैं कि वे छोटी बहन के बिल्कुल पास बैठेंगे। जियो खुद फैसला करती है कि वो ग्रैंड मदर और अपने माता पिता के बीच बैठेगी। सभी अपनी जगह लेते हैं। कैमरा के सामने पूरा परिवार एक साथ हैप्पी न्यू ईयर कहता है। इतने साल अलग अलग दर्द सहने के बाद पहली बार जियो अपनी असली फैमिली के बीच पूरी तरह सुरक्षित और खुश दिखाई देती है। फैमिली गैदरिंग के दौरान सबसे बड़े भाई की पहचान भी कराई जाती है। इसके बाद कहानी 3 साल आगे पहुंचती है। मोशन जियो को एक फैमिलियर विला में लेकर आता है। जियो पहचान लेती है कि ये वही शिये रेजिडेंस है जिसे उसने 3 साल पहले छोड़ा था। वो हैरान होती है कि शिये परिवार के बैंकरप्ट होने के बाद भी घर बिल्कुल पहले जैसा कैसे दिखाई दे रहा है। मोशन बताता है कि उसने विला को पूरी तरह रिस्टोर करवाया है। शिये परिवार के खत्म होने के बाद डेट कलेक्टर्स ने यहाँ बहुत तोड़फोड़ की थी। वे घर का लगभग सारा सामान भी ले गए थे। हर चीज वापस ढूंढने और विला को पहले जैसी हालत में लाने में मोशन ने बहुत मेहनत की। जियो उससे पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया। मोशन कहता है कि वो जानता है जियो ने उस समय अपनी मर्जी से शिये घर नहीं छोड़ा था। उसने कई बार इस विला को खरीदने की इच्छा भी जताई थी। जियो तुरंत मना करती है कि उसने ऐसा कभी नहीं कहा। मोशन हंसकर बताता है कि गु निंगनिंग ने उसे सब बता दिया। जियो अपनी दोस्त को ट्रेटर कहती है। मोशन को लगा कि ये घर जियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसने इसे उनके वेडिंग होम के रूप में खरीद लिया। वो जियो से पूछता है कि उसे ये पसंद आया या नहीं। जियो भावुक होकर कहती है कि उसे घर बहुत पसंद है। वो मोशन का धन्यवाद करती है। विला के अंदर आकर जियो एक खास जगह बैठती है। 3 साल पहले वो वहीं पढ़ाई कर रही थी जब शिये परिवार का आदमी पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट लेकर आया था। उसी जगह उसे बताया गया था कि वो शिये परिवार की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। जियो कहती है कि वे सारी मेमोरीज आज भी उसे कल की बात जैसी लगती हैं। मोशन सोचता है कि अगर शिये परिवार ने उस दिन जियो को बाहर न निकाला होता तो शायद उनका घर और कंपनी इस तरह खत्म नहीं होते। जियो कहती है कि ये बात कोई पक्के तौर पे नहीं जान सकता। उसने कभी नहीं सोचा था कि 3 साल बाद वो फिर इस रेजिडेंस में वापस आएगी। मोशन उसे याद दिलाता है कि ये अब शिये परिवार का घर नहीं है, ये जियो का अपना घर है। जियो उसकी तरफ देखकर करेक्शन करती है कि ये सिर्फ उसका नहीं, उन दोनों का घर है।
अगले दिन उनकी शादी होने वाली है। मूशुन कहता है कि उसने इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार किया है। दोनों की रोमांटिक बातचीत के बीच यानझो और बाकी भाई अचानक विला में पहुंच जाते हैं। कोई यानझो को याद दिलाता है कि शादी से एक दिन पहले ब्राइड और ग्रूम को एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। यानझो कहता है कि जियो मूशुन को पहले ही देख चुकी है, इसलिए अब डरने की कोई बात नहीं। भाइयों को याद आता है कि ये कभी शिये परिवार का घर था। उनमें से एक पूछता है कि कहीं यहाँ रहना बैड लक तो नहीं होगा। वो ताओइस्ट प्रीस्ट बुलाकर हाउस चेक करवाने तक की बात कर देता है। यानझो उसे रोकते हुए कहता है कि ये सिर्फ सुपरस्टिशन है और ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी गु निंगनिंग भी वहाँ आती है। जियो उसका इंट्रोडक्शन अपने 8वें भाई से करवाती है। निंगनिंग प्यार से उसे ब्रदर बुलाती है और यानझो बहुत फॉर्मल तरीके से उसे मिस गु कहता है। निंगनिंग भी सुनती है कि हाउस बहुत सस्ते में खरीदा गया था। वो मजाक में पूछती है कि कहीं विला हॉन्टेड तो नहीं है और क्या उन्हें कोई रिचुअल करवा लेना चाहिए। यानझो तुरंत कहता है कि कुछ पल पहले वो ऐसी बातों को सुपरस्टिशन बता रहा था। निंगनिंग को उसकी छोटी बहन पर गलत असर नहीं डालना चाहिए। निंगनिंग जवाब देती है कि वो सिर्फ जियो की चिंता कर रही है, इसमें यानझो को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जियो दोनों को शांत करके कहती है कि निंगनिंग की इंटेंशन अच्छी है। निंगनिंग जियो का हाथ पकड़कर उसके रूम में चलने को कहती है। जाते हुए वो यानझो से कहती है कि उसके ऐसे बिहेवियर के साथ उसे वाइफ ढूंढने में बहुत परेशानी होगी। यानझो पीछे से कहता है कि विमेन सिर्फ उसकी स्टडीज से ध्यान हटाती हैं, मगर भाइयों को समझ आ जाता है कि निंगनिंग ही एक ऐसी लड़की है जो उसे कंट्रोल में रख सकती है। वे उसे फ्यूचर 8 सिस्टर इन लॉ बुलाकर टीजिंग शुरू कर देते हैं। निंगनिंग शर्माकर जियो को रोकने के लिए कहती है। आखिर सभी जियो को जल्दी रेस्ट करने की सलाह देते हैं क्योंकि अगले दिन उसे वेडिंग के लिए तैयार होना है। अगले दिन वेडिंग सेरेमनी शुरू होती है। होस्ट सभी गेस्ट से ब्राइड और ग्रूम का स्वागत करने के लिए कहता है। जियो और मूशुन साथ स्टेज पर आते हैं। गेस्ट उनकी खुशी देखकर कहते हैं कि प्यार ने दोनों को कितनी ताकत दी है और ये पल बहुत टचिंग है। बाय ब्रदर्स अपनी बहन की शादी देखकर खुश होने के साथ थोड़े उदास भी हैं। 5वां भाई कहता है कि उन्हें जियो को किसी दूसरे घर भेजने के बजाय ऐसा सन इन लॉ ढूंढना चाहिए था जो शादी करके बाई फैमिली में रहता। दूसरा भाई पहली बार उसकी बात से पूरी तरह अग्री करता है। सभी को लगता है कि उनकी प्यारी छोटी बहन अब उनसे दूर चली जाएगी। वेडिंग की भागदौड़ के बाद कोई कहता है कि शादी करना बहुत टायरिंग है और आज जल्दी घर जाकर आराम करना चाहिए। एक दूसरा न्यूलीवेड कपल भी अपने वेडिंग नाइट को लेकर बात करता है। पत्नी अब भी जियो की हालत पूछना चाहती है, मगर उसका हस्बैंड प्यार से कहता है कि आज उसे छोटी बहन के बारे में नहीं, सिर्फ उन दोनों के बारे में सोचना चाहिए। उधर फैमिली फोटो के लिए 5वें, 6ठे और 7वें भाइयों को बुलाया जाता है। सभी खुशी से एक साथ खड़े हो जाते हैं। कैमरा के सामने काउंटडाउन शुरू होता है और पूरा बाई परिवार एक साथ फोटो खिंचवाता है। आखिर में कहा जाता है कि बाई परिवार की ये कहानी बहुत प्यारी है और हर इंसान अपने परिवार के साथ हर साल खुश रहे। END।